नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। सर पर दौड़ते घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। शहर के द्वार के ऊपर सैनिकों ने अपने तीर नहीं चलाए और धीरे धीरे अपने धनुष नीचे रख दिए, आते हुए लोगों की परछाइयों को देखते हुए। रेन किंग कुन, लिन फैंग ने चिल्लाकर कहा। फिर वह घोड़े से कूदकर नीचे उतरा और सैनिकों की ओर एक नजर डाली। सब लोग हमला मत करो, लिन फैंग ने कहा। वह अच्छी तरह समझता था कि अगर उन्होंने हमला किया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर उन्होंने शाही शहर पर हमला किया तो उन्हें विद्रोही माना जाएगा और निश्चित रूप से उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। पर्दे के पीछे काम करने वालों को इन सभी सैनिकों की जान की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपने निजी हितों की चिंता थी। लिन फैंग, जल्दी करो, लियू कांगलैंड के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, रेन किंग कुन ने चिंता से कहा। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसने यही वजह थी कि वह जल्दी कर रहा था। वह पूरी रात घोड़े दौड़ाते हुए शाही शहर की ओर भागा था। वह जानता था कि धीमे होने का कोई चांस नहीं था। लिन फैंग ने शहर की दीवार के ऊपर खड़े लोगों की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, लिन फैंग, शाही शहर लौट रहा है, द्वार खोलो। लिन फैंग जानता था कि ज़ुयू उसे किस तरह से खत्म करना चाहती थी। एक तरफ तो वे उसे मारना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वे चाहते थे कि उसकी मौत सीमा पर बिना किसी गवाह के हो। उस समय शाही शहर के बिल्कुल बाहरी इलाके में पूरी भीड़ इस दृश्य को देख रही थी। अगर वे उसे मार देते तो उन्हें अपने असली इरादे उजागर करने पड़ते। जैसा कि उम्मीद थी, सैनिकों ने लिन फैंग का नाम सुनते ही चौंक गए। उन्होंने धीरे धीरे अपने धनुष नीचे कर लिए, जिससे मिन चोन क्रोधित हो गया। उसके चेहरे पर निर्मम भाव आ गया। वह लिन फैंग को घूर रहा था। लिन फैंग, मिन चोन ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, लिन फैंग को मु युए ने अगवा कर लिया था। अगर वह आज यहाँ है तो शायद इसलिए कि वह बागी बन गया है और अब उनके साथ काम कर रहा है। वह शाही शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अलावा ये बागी भी हैं। हैरानी की बात है कि वे शाही शहर को घेरने की हिम्मत कर रहे हैं और तीरों से हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें उन्हें मारना होगा, हमले के लिए तैयार हो जाओ। लिन फैंग ने भौहें चढ़ा ली। हमला, विद्रोही, कितनी बेशर्मी। लिन फैंग ही नहीं, शहर के द्वार के ऊपर तैनात सैनिक भी हैरान थे, जिनमें मिंग वू फैंग भी शामिल था। लेकिन आदेशों का पालन करना जरूरी था, इसलिए सैनिकों ने अपने धनुष फिर से उठा लिए और गोली चलाने के लिए तैयार हो गए। क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करोगे? उसी क्षण दुआन शिनये भी लिन फैंग के बगल में घोड़े पर सवार था। भीड़ अचंभित रह गई। ये राजकुमारी थी, महामहिम। मेन चोन भी आश्चर्यचकित था, उसके होंठ कांप रहे थे। मेन चोन को कभी राजकुमारी से शादी करने की उम्मीद थी, लेकिन लिन फैंग ने उसकी साधना को बर्बाद कर दिया। वह एक बेकार इंसान बन गया था और अब वह कभी दुआन शिनये से शादी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे समझ में आ गया कि शहर के द्वार के बाहर तैनात सैनिक क्यों लड़ना चाहते थे, और यह सोचकर उसके चेहरे पर एक भयानक भाव आ गया। आग, मेन चोन ने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। वह बेहद क्रूर लग रहा था। जब मेन चोन ने बोलना समाप्त किया तो मेन चोन के पीछे खड़ी मिंग वू फैंग का चेहरा पीला पड़ गया। गोली मत चलाओ, मेन वू फैंग ने क्रोधित होकर चिल्लाया। हालांकि वह राजकुमारी दुआन शिनये और लिन फैंग को मारना चाहता था, लेकिन उस समय वे दोनों शाही शहर में सुरक्षित लौट चुकी थी, इसलिए वे अब उन्हें निर्भीकता से नहीं मार सकते थे। ऐसा करने से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। अगर मेन चोन ने लिन फैंग और दुआन शिनये की हत्या कर दी होती तो इससे शाही परिवार के कुछ लोग खुश होते और कुछ अन्य लोग नाखुश होते। लिन फैंग से तो कोई खास समस्या नहीं होती, लेकिन सम्राट की बेटी, उसकी हत्या की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये विचार तर्कसंगत और सामान्य ज्ञान पर आधारित थे, लेकिन मेन चोन का दिल नफरत और ईर्ष्या से भरा हुआ था, इसीलिए वह हमला करना चाहता था। पशिश पशिश, कुछ तीर हवा में सीटी बजाते हुए निकले। लिन फैंग के चेहरे पर एकदम भावहीनता छाई हुई थी। वह हवा में उछला, उसका हाथ तलवार में बदल गया और उसने तुरंत तीरों को काट गिराया। तुम राजकुमारी को मारना चाहते हो? कितनी गुस्ताखी है। इन विद्रोहियों को मरना ही होगा, लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह तुरंत अविश्वसनीय गति से शहर के द्वार की ओर दौड़ा। उसी समय रेन किंग कुन और मेन किंग भी शहर के द्वार की ओर दौड़ रही थी। पशिश, लिन फैंग का हाथ वायुमंडल को चीरता हुआ निकला। पलक झपकते ही तीर चलाने वाले मारे गए। उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। मेन वू फैंग की आवाज सुनकर जिन सैनिकों ने गोली नहीं चलाई थी वे चौंक गए। लिन फैंग और अन्य लोग आसानी से द्वार मीनार पर उतर गए थे। अभी कुछ देर पहले तुमने ही गोली चलाने का आदेश दिया था, क्या तुम राजकुमारी को मारना चाहते थे? लिन फैंग ने बर्फीले स्वर में मेन चोन से कहा। ये आदमी फिर से। जब मेन चोन ने लिन फैंग के चेहरे के हाव भाव देखे तो वह कांपने लगा। उसने सोचा था कि अगर उसे लिन फैंग फिर से दिख जाए तो वह शान से सैनिकों को उसे मारने का आदेश दे सकेगा, लेकिन उस पल लिन फैंग उसके सामने आ गया। एक नजर ही उसके उत्साह को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। उसके दिल में केवल भय का भाव रह गया था। वह वास्तव में लिन फैंग से डरा हुआ था। पिछली बार लवसिक फॉरेस्ट में लिन फैंग ने निर्दयता दिखाई थी और उसकी साधना को पंगु बना दिया था, उसे भागने नहीं दिया था। वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था। लिन फैंग की आंखों की निगाहें ही उसे आश्चर्यजनक रूप से डराकर पीछे हटने के लिए काफी थी। मेन वू फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने सामने खड़े युवक को देखा। यह पहली बार था जब वह लिन फैंग से मिल रहा था, लेकिन लिन फैंग के बारे में कई लोग जानते थे। मेन वू फैंग को अच्छी तरह पता था कि लिन फैंग ने उसके बेटे की साधना को बर्बाद कर दिया था और उसे किसी काम का नहीं रहने दिया था।
मेन चोंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसे पता नहीं था कि राजकुमारी वहां मौजूद है। मैं खुद उससे राजकुमारी से माफी मंगवाऊंगा। मेन वूफेंग अपने बेटे की रक्षा कर रहा था। वह लिन फैंग से नफरत करता था। उसे शांति बहाल करनी थी और इस घटना से खुद को दूर रखना था। अनजाने में उसे पता नहीं था। लिन फैंग ठंडी मुस्कान के साथ बोला, कुछ देर पहले राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर चिल्ला रही थी। सबने अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी मेन चोंग ने गोली चलाने का आदेश दिया और राजकुमारी की हत्या करने की कोशिश की। मेन चोंग को मरना ही होगा। मेन चोंग ने राजकुमारी को नहीं देखा। मेन वूफेंग के गल जल रहे थे। लिन फैंग के पास फालतू बातें करने का समय नहीं था। उसने अपनी जानलेवा इच्छा को जाहिर करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। भला वह मेन चोंग को कैसे न मारता। द्वार के ऊपर कुछ परछाइयां दिखाई दी, वे सभी मेन चोंग के सामने आ गईं। उन्होंने केवल लिन फैंग को ठंडी मुस्कान के साथ देखा, जिसने कहा, मेन चोंग राजकुमारी को मारना चाहता है, उसे मृत्युदंड दिया गया है। जो भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं वे उसके साथी हैं और उन्हें मरना होगा। मैं लिन फैंग राजकुमारी का निजी रक्षक हूं, मेरा काम उसकी रक्षा करना है। जो भी उसकी जान को खतरा पहुंचाएगा मैं उसे मार डालूंगा, चाहे वह कोई भी हो। लिन फैंग ने आक्रामक लहजे में कहा। वह राजकुमारी पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालेगा, चाहे उसका रुतबा कुछ भी हो। भीड़ ने लिन फैंग की बात साफ साफ सुन ली थी। कितना नासमझ नौजवान है। जो भी राजकुमारी को धमकी देगा उसे मार डाला जाएगा। हिम्मत है तो करके दिखाओ, मेन वूफेंग ने कहा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेन चोंग चाहे कुछ भी करे, वह उसका बेटा था, उसके अधिकार क्षेत्र में था और उसके नियंत्रण में था। लिन फैंग तो सिर्फ राजकुमारी का निजी अंगरक्षक था। अनदेखी किए जाने पर वह क्रोधित क्यों न होता। जब मैं कहता हूं कि मैं मार डालूंगा तो मैं मार ही डालता हूं, चाहे कोई भी मेरे रास्ते में आए, लिन फैंग ने बेहद दबंग लहजे में कहा। फिर उसने एक कदम बढ़ाया और वातावरण में एक भयानक बैंगनी तूफान उठ खड़ा हुआ। एक आकृति चमकी और सीधे लिन फैंग की ओर हमला करने के लिए बढ़ी। लिन फैंग ने अविश्वसनीय गति से अपना हाथ उठाया और उसका हाथ उस व्यक्ति के दिल को भेद गया। जब सैनिकों ने ये देखा तो वे भय से कांपने लगे। उस बैंगनी तूफान के सामने किसी की भी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं थी। पलक झपकते ही परछाई से बैंगनी रंग की टहनियां प्रकट हुई और उसकी घातक शक्ति आगे बढ़ने लगी। मेन वूफेंग समेत सभी पीछे धकेल दिए गए। उस बैंगनी बादल में संक्षारक शक्ति भी थी। जब लोग उसे छूते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वे उसके संपर्क में रहे तो पिघल जाएंगे। लिन फैंग की आकृति पलक झपकते ही मेन चोंग की ओर दौड़ पड़ी। लिन फैंग बिजली की गति से दौड़ रहा था, इसलिए किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। लिन फैंग ने एक हाथ से मेन चोंग की गर्दन पकड़ ली और सीधे शहर के द्वार के किनारे की ओर बढ़ गया। मेन चोंग का शरीर किनारे से लटका हुआ था। लिन फैंग को बस एक हाथ छोड़ना था और मेन चोंग गिरकर मर जाता। उस समय मेन चोंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर जरा भी रंग नहीं था, केवल भय ही भय था। लिन फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेन वूफेंग का चेहरा भी पीला पड़ गया था और उसने गुस्से में ये शब्द चिल्लाए, लेकिन उसने देखा कि लिन फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। चीशी की सेना, मेरी बात सुनो, लिन फैंग ने चिल्लाकर कहा। उसी क्षण शाही शहर के द्वार के सामने खड़ी सेना ने एक स्वर में कहा, जी हाँ। उनकी आवाजें वातावरण में गूंज उठी। उस क्षण लिन फैंग एक महान सेनापति की तरह लग रहे थे, राजसी और प्रभावशाली, हर कोई उनका आज्ञा पालन कर रहा था। वे अपने सैनिकों के दिलों में जोश भर सकते थे। ये सैनिक एक बार फिर जीवन शक्ति से परिपूर्ण हो गए थे। अपने तीर तैयार करो, लिन फैंग ने चिल्लाकर कहा। उसी क्षण शाही शहर से बाहर निकले सभी सैनिकों ने अपने धनुष उठा लिए। दोनों पक्षों ने अपने धनुष उठा रखे थे। मेन चोंग ने राजकुमारी को मारने का आदेश दिया था। यह एक जघन्य अपराध है, उसे मार डाला जाना चाहिए। लिन फैंग ने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए कहा। उसी क्षण उसने मेन चोंग को छोड़ दिया, जिसका शरीर धीरे धीरे द्वार के ऊपर से नीचे गिर गया। पसश पसश, हजारों तीर हवा में लहराते हुए निकले। मेन चोंग ने एक भयानक चीख मारी और उसकी जान निकल गई। अचानक शहर की दीवारों से एक लाल रंग का तरल पदार्थ बहने लगा। ये सभी तीर उसके शरीर को भेदते हुए शहर की दीवार से चिपक गए थे। उसका शव हजारों तीरों से शहर की दीवारों पर लटका हुआ था। उस क्षण सब लोग अवाक रह गए। कितना निर्मम और शक्तिशाली। इसी तरह लिन फैंग ने इतनी शानदार प्रतिष्ठा हासिल की थी, ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी शक्ति के शिखर पर थे। मेन चोंग का शरीर हजारों तीरों से छलनी होकर शहर की दीवार पर धंस गया था। भीड़ स्तब्ध रह गई। शहर की दीवार के ऊपर मौजूद लोग भले ही उसे देख नहीं पा रहे थे, फिर भी कल्पना कर सकते थे कि क्या हुआ होगा। उन्होंने कुछ क्षण पहले ही तीरों की बौछार देखी थी। इसके अलावा शाही शहर के बाहर तैनात सैनिक उसे राजकुमारी को जान से मारने की कोशिश करने के लिए दंडित कर रहे थे। कारण बिल्कुल जायज था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार मेन चोंग ने राजकुमारी को मारने का आदेश दिया था। ये सब लोगों की नजर में था। मेन वूफेंग कांप रहा था, उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी, वह हक्का बक्का रह गया था। मेन चोंग, मेन वूफेंग ने अत्यंत जोर से चिल्लाया। फिर वह द्वार के किनारे की ओर बढ़ा और नीचे देखा। पल भर में उसका चेहरा लाल हो गया। वह उसका बेटा था, शहर की दीवार पर कई तीरों से घायल उसका नन्हा बेटा। आह, लिन फैंग, मेन वूफेंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वह मुड़ा और लिन फैंग को जान से मारने की निगाहों से देखने लगा। तुमने मेरे बेटे की हत्या की। मेन वूफेंग की आवाज में ऐसा लग रहा था मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो और वह लिन फैंग को टकटकी लगाकर देख रहा था। कृपया द्वार खोल दीजिए, मुझे और राजकुमारी को जल्दी है, लिन फैंग ने उदासीन स्वर में कहा। वह बेहद शांत दिख रहा था। द्वार खोलें, मेन वूफेंग ने अपने चेहरे पर घिनौनी मुस्कान के साथ कहा।
फिर उसने दुष्टतापूर्ण लहजे में कहा, लिन फैंग, तुमने शाही शहर में घुसपैठ की, मेरे उच्च सैन्य पद के बावजूद मेरे बेटे को मार डाला और जू यू के पदक्रम का कोई सम्मान नहीं किया। लिन फैंग चौंक गया, लेकिन तुरंत ही ठंडी मुस्कान के साथ बोला। मेन वू फैंग लिन फैंग पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था। कितना चालाक धूर्त है। गुस्से से आग बबूला होने के बावजूद भी उसने संयम बनाए रखा और लिन फैंग की कमियां गिनाई, जिससे बाद में लिन फैंग पर हमला करना उसके लिए और भी आसान हो गया। अधिकारी मेंग चोंग ने राजकुमारी को जान से मारने की कोशिश की, सबने देखा। उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही था। सबको लगता है कि मैंने जो किया वो सही था। वैसे अधिकारी जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे और राजकुमारी को कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और हम जल्दी में हैं, इसलिए द्वार खोलिए और हमें शाही शहर में जाने दीजिए। लिन फैंग की आवाज में शीतलता भरी थी, उसके शब्द तीखे और मार्मिक थे। महत्वपूर्ण मामलों को संभालना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लियुकांग लैन को बचा सकते हो? मेन वू फैंग ने लिन फैंग को घूरते हुए और शैतानी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने 3 शब्द जोड़े, सपने में ही संभव। धमाका। मेन वू फैंग ने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि लिन फैंग के शरीर से बर्फीली ठंडी घातक ऊर्जा निकली। मेन वू फैंग चौंक गया और बोला, तुम क्या कर रहे हो? समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस। ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते। अली एक्सप्रेस। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अली एक्सप्रेस। लिन फैंग चुप रहा, उसकी आकृति झिलमिला उठी और उसका हाथ एक तेज तलवार में बदल गया जिसने वातावरण को भेद दिया। मेन वू फैंग ने एक भयानक चीख मारी। मेन वू फैंग ने अपनी भुजाओं से लिन फैंग के हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन लिन फैंग ने अपने हमले से उसकी भुजाओं को काट डाला। उस हमले ने भीड़ को एक बार फिर चौंका दिया। कुछ क्षण पहले मेन वू फैंग की सेना लिन फैंग पर हमला करना चाहती थी, लेकिन रेन किन कून और मेन किन वहां मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वे केवल शांतिपूर्वक ये दृश्य देखते रहे। मेन चोन राजकुमारी को मारना चाहता था, मुझे राजकुमारी की रक्षा करनी पड़ी और मेन चोन को मारना पड़ा, इसलिए मेन वू फैंग मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी रखता है। इसके अलावा वह राजकुमारी को शाही शहर में प्रवेश देने से लगातार इनकार करता है और जूयू देश के पदक्रम का सम्मान नहीं करता। मैं, लिन फैंग, राजकुमारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालूंगा। लिन फैंग वहां खड़ा था, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आवाज दूर क्षितिज तक गूंज रही थी। लोगों के दिल धड़क रहे थे। लिन फैंग ने न केवल मेन चोन की हत्या की थी, बल्कि वह मेन वू फैंग को भी मारना चाहता था। वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता था। अपनी बात खत्म करते ही लिन फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेन वू फैंग को घूंसा मार दिया। तुरंत ही मेन वू फैंग का चेहरा पीला पड़ गया, उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन वह अब भी लिन फैंग को बुरी निगाहों से घूर रहा था। लिन फैंग की तरह ही मेन वू फैंग ने भी लिंगची की 8वीं परत को पार कर लिया था, लेकिन लिन फैंग को पृथ्वी समलन का ज्ञान था, जिससे वह कहीं अधिक तेज था। कुछ क्षण पहले ही मेन वू फैंग ने लापरवाही बरती थी और उसके हाथ कट गए थे। आपने जो रास्ता चुना है उसके लिए आप ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। लिन फैंग के हाथ से एक अविश्वसनीय तलवार ऊर्जा निकली और तुरंत मेन वू फैंग के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर उसके महत्वपूर्ण अंगों को कुचल दिया। लिन फैंग ने हाथ के एक झटके से मेन वू फैंग को शहर की दीवारों के किनारे से नीचे फेंक दिया। शाही शहर के बाहर मौजूद सैनिकों ने अपने तीर छोड़े जो हवा में सीटी बजाते हुए निकले और अधिकारी मेन वू फैंग भी अपने बेटे के साथ शहर की दीवार से चिपककर बेजान पड़े थे। लिन फैंग ने उन दोनों को अपराधी मानकर दंडित किया। साधना की दुनिया में केवल शक्ति ही मायने रखती थी, शक्ति ही न्याय थी। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर सैनिकों की ओर देखा। अंततः उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसने अधिकारी का कवच पहन रखा था। क्या आप ही वह गैर कमीशन अधिकारी हैं? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में पूछा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने स्वयं मेंग चोंग और मेंग वू फैंग की मृत्यु देखी थी। उनका अंत क्रूर था। ये युवराज के बारे में फैली अफवाहों की तरह था, जो भी उनसे असहमत होने की हिम्मत करता उसकी मृत्यु हो जाती। जी हाँ, उस व्यक्ति ने घबराकर सिर हिलाते हुए कहा। राजकुमारी और मुझे शाही शहर जाना है, हमें कुछ काम है, जल्दी से द्वार खोलो, लिन फैंग ने शांत स्वर में कहा। वह व्यक्ति अचंभित रह गया और चुप रहा। मैं तुम्हें अगले कदम के बारे में ध्यानपूर्वक सोचने के लिए 5 सेकंड का समय देता हूँ। यदि तुम राजकुमारी को अंदर नहीं आने देते तो तुम जू यू शाही वंश के विरुद्ध अपराध करोगे, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने तुरंत गिनना शुरू किया, 1, 2, गेट खोलने। उस गैर कमीशन अधिकारी के चेहरे पर कड़ा भाव था। भला वो लिन फैंग को उल्टी गिनती शुरू करने का समय कैसे दे सकता था? उस आदमी ने मेन चोंग और उसके पिता को मार डाला था। लिन फैंग उसे भी मारने में जरा भी संकोच नहीं करता। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहना था, भविष्य की समस्याओं को नजरअंदाज करना ही था। द्वार खोलो, द्वार खोलो, सैनिकों ने आदेश दोहराते हुए कहा। वातावरण में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और विशालकाय कांसे का द्वार धीरे धीरे खुल गया। अधिकारी रेन, आप और सैनिक राजकुमारी को शाही शहर में ले जाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। रेन किनकुन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। तुरंत ही रेन किनकुन हवा में उछला और अपने घोड़े की पीठ पर वापस आ गिरा। उसने चिल्लाकर कहा, चलो राजकुमारी को शाही शहर में ले चलते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हुए सभी सैनिक शाही शहर की ओर सरपट दौड़ने लगे। भीड़ स्तब्ध रह गई। राजकुमारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्पष्ट रूप से सैनिकों को शाही शहर में प्रवेश की अनुमति देने का एक बहाना था, लेकिन राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। लिन फैंग पूरी स्थिति को नियंत्रित कर रहा था, भला कौन कुछ कहने की हिम्मत करता। जमीन पर घोड़ों के सरपट दौड़ने का शोर लगातार आ रहा था। लिन फैंग ने सभी सैनिकों के शाही शहर में प्रवेश करने का इंतजार किया और फिर मेन किंग और वह भी अंदर चले गए।
शाही शहर की दीवारों पर कई तीरों से जकड़े हुए 2 शव लटके हुए थे। यह दृश्य हमेशा की तरह देखने वाले हर किसी के लिए भयावह था। लिन फैंग एक असाधारण युवक था जिसका हृदय साहस से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर घटनाक्रम को पलट दिया था। वह इतना साहसी था कि उसने मेन चोंग और अधिकारी मेंग को पलक झपकाए बिना ही मार डाला था। उसने निर्दयता से उनकी हत्या कर दी थी। बेशक साहसी होने के लिए व्यक्ति के पास उपयुक्त शक्ति भी होनी चाहिए। लिन फैंग आसानी से अधिकारी मेंग वू फैंग को हरा सकता था, जिसने आखिरी ची परत को पार कर लिया था। वह बेहद शक्तिशाली था। भीड़ ने उसकी असाधारण शक्ति को देखा था। अगर वह न मरा तो एक दिन वह शिवयू के 8 उच्च अधिकारियों जितना ही क्रूर बन जाएगा। इसके अलावा वह जल्द ही निचले पायदान पर मौजूद उच्च अधिकारियों से भी अधिक शक्तिशाली और क्रूर हो जाएगा। शाही शहर में नीले पत्थर से बना एक बहुत बड़ा चौक था। यह शाही शहर के एक जीवंत इलाके में स्थित था। उस दिशा में जाने वाले लोगों की भारी भीड़ थी। उस चौक के बीचों बीच धातु से बनी एक चमकीली लाल सीढ़ी थी जिससे चकाचौंध भरी रोशनी निकलती थी। वह सीढ़ी एक सफेद मंच तक जाती थी। उस मंच पर एक विशाल धातु का खंभा था जिसके शीर्ष पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था। उस क्रॉस से जंजीरें लटक रही थीं। 2 बेहद नुकीले हुक थे। ये दृश्य भयावह था। इन दोनों हुकों का उद्देश्य क्रॉस से बंधे व्यक्ति की भुजाओं को छेदना था। वह चरण मृत्युदंड का चरण था और इसका उपयोग उन लोगों को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा था लेकिन जिन्होंने शाही परिवार को नाराज कर दिया था। इस प्रकार सभी लोग फांसी की सजा के साक्षी बन सकते थे। अपराधी को मारने के बाद उसके शव को सूली पर लटका दिया जाता था। उसकी भुजाओं में हुक ठोक दिए जाते थे। शव को कई हफ्तों तक वहीं लटकाए रखा जाता था ताकि सभी को चेतावनी मिल सके। इससे सभी को पता चलता था कि शाही परिवार को नाराज करने की सजा क्या होती है। उस समय मृत्युदंड के मंच के चारों ओर लोगों का अथाह जनसमूह उमड़ पड़ा था। उन्होंने उस विशाल चौक को पूरी तरह से भर दिया था। हालांकि मृत्युदंड के मंच के चारों ओर मौजूद सभी लोग ज़ुयू सैनिक थे। कोई भी मंच के करीब नहीं जा सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महान और गौरवशाली जनरल लियू कांगलैन, जिन्हें दिव्य तीर के नाम से भी जाना जाता था, आज यहाँ पहुंचेंगे। भीड़ में कुछ लोग आहें भर रहे थे। वे मंच पर दिख रही आकृति को देख रहे थे जो बिल्कुल लियू कांगलैन की थी। उस समय लियू कांगलैन का शरीर बंधा हुआ था। हालांकि उसे अपराधी माना जा रहा था और उसे मौत की सजा दी जाने वाली थी, फिर भी वह न तो विनम्र दिख रहा था और न ही अहंकारी। लियू कांगलैन को कोई पछतावा नहीं था। वह निर्दोष था। भीड़ के सामने 2 खूबसूरत आंखें मंच पर लियू कांगलैन को देख रही थीं। उनकी चमकदार लाल गालों से आंसू की बूंदें बह रही थीं। पिताजी, आपने ज़ुयू के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी और अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया, और वे इस तरह अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। वह खूबसूरत शख्सियत लियू फी थी। युन हाई संप्रदाय के दिनों की तुलना में वह कहीं अधिक परिपक्व और सुंदर दिख रही थी, लेकिन उस समय वह अकेलापन, हताशा और निराशा महसूस कर रही थी। उसका दिल 1000 टुकड़ों में बिखर रहा था। फेई फेई, अपने पिता की कही बात याद रखना, सुरक्षित रहना, जीना। तुम उनका बदला तभी ले पाओगी जब तुम जीवित रहोगी। लियू फी के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वह शांत दिख रहा था लेकिन उसका दिल भी दर्द से भरा हुआ था, खासकर जब उसने दुवान तियानलैन को देखा। उसकी इच्छा थी कि वह उसके अंग निकालकर उसके खून में नहा ले। दुवान तियानलान की वजह से ही सब कुछ हुआ, जिसमें लाखों सैनिकों की मौत भी शामिल थी, लेकिन वह इन सब बातों का दोष लियू कांगलैन पर डाल रहा था। वह राजकुमारी के अपहरण का दोष भी लियू कांगलैन पर डाल रहा था। लियू कांगलैन जैसे नायक के लिए यह बहुत ही दुखद नियति थी। सब कुछ हास्यास्पद था। लियू फी ने सिर हिलाया लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसका दिल भारी था। उसे अपने पिता का बदला लेना ही था। दुवान तियानलैन को जीवित नहीं रहने दिया जा सकता था। या तो वह मरेगा या वह। तुम्हारे पिता को हमेशा से यह विश्वास था कि लिन फैंग तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसे कुछ नहीं होगा। आज के बाद हम उसे ढूंढने जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें मो युए के पास ही क्यों न जाना पड़े। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। लियू फी चुप रही। उस समय लिन फैंग कहाँ था? अपनी जरूरत की हर चीज खरीदे। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल उसे लिन फैंग की बहुत याद आ रही थी। उसे किसी की इतनी जरूरत पहले कभी नहीं पड़ी थी। जब कोई महिला अकेलापन महसूस करती है तो वह हमेशा उस व्यक्ति के बारे में सोचती है जिसकी वह सबसे ज्यादा परवाह करती है। उस पल लियू फी खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसके पिता उसके सामने थे और उन्हें फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल शांति से अपने पिता को मरते हुए देख सकती थी। दुवान तियानलैंग ने आकाश की ओर देखा और उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। दुवान तियानलैंग ने इस दिन का कई वर्षों से इंतजार किया था। वह हमेशा से लियू कांगलैन को मारना चाहता था और उस पल उसे फांसी दी जाने वाली थी। दुवान तियानलैंग भला खुश क्यों नहीं होता? समय आ गया है, चलो तैयारी शुरू करते हैं, दुवान तियानलैंग ने भावहीन स्वर में कहा। तुरंत बाद 4 शक्तिशाली साधकों ने लियू कांगलैन को बांधने वाली जंजीरों को खींचा। उसकी जंजीरें अचानक कस गईं और फिर उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। लियू कांगलैन ने कोई शिकायत नहीं की। उसके हाथ पैर हर दिशा में खींचे हुए थे और वह एक ही जगह पर स्थिर था। वह बस दूर तक देखता रहा। वह शांत दिख रहा था। उसे अपने जीवन में लिए गए फैसलों से नफरत थी। काश वह समय में पीछे जा पाता। अपने धनुष उठाओ, दुवान तियानलैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। चमकीली लाल सीढ़ियों पर कई सैनिकों ने अपने धनुष उठाए और लियू कांगलैन पर निशाना साधा। वहां 81 तीरंदाज थे। जाहिर है लियू कांगलैन के पास बचने का कोई मौका नहीं था। वातावरण में तीव्र ऊर्जा फैल गई। क्या ये लियू कांगलैन को अपमानित करने का उनका तरीका था? उनका उपनाम दिव्य तीर था। वे तीरंदाजी में माहिर थे।
और वे तीरंदाजी से ही उन्हें मौत के घाट उतारने वाले थे। हालांकि उसी क्षण भीड़ को महसूस हुआ कि जमीन हिल रही है और यह कंपन लगातार तेज होता जा रहा था। वे आश्चर्यचकित रह गए। सर पर दौड़ते घोड़ों की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। जमीन तेजी से कांपने लगी। दुवान तियानलैंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर दूर तक देखा। उसे केवल चीशी की घुड़सवार सेना एक विशाल बल के रूप में आती हुई दिखाई दी। वे मानो हवा में उड़ रहे हों, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लग रहे थे। वे सचमुच चीशी की सेना थे। क्या चल रहा है? दुवान तियानलैंग स्तब्ध रह गया। चीशी की घुड़सवार सेना वहां कैसे पहुंच गई? उन्हें तो शहर के द्वार पर ही रोक दिया जाना चाहिए था। उनके लिए शाही शहर में प्रवेश करना असंभव था। चीशी की घुड़सवार सेना अंदर आ गई। जी हाँ चाचा जियू, आपकी सेना। चीशी घुड़सवार सेना। लियू फी भावुक दिख रही थी। जियू चीशी उसके साथ थी और रेनकिन कुंग उसके लिए चीशी घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रहा था। जब वह शाही शहर गया तो उसने सोचा कि चीशी घुड़सवार सेना कभी भी शाही शहर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसी क्षण जियू चीशी ने देखा कि एक युवा और सुंदर व्यक्ति उनका नेतृत्व कर रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फेई फेई, ये लिन फैंग है। इस लड़के के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हैरानी की बात है कि इसने चीशी सैनिकों को शाही शहर में प्रवेश दिला दिया। जियू चीशी ने धीमी आवाज में कहा। लिन फैंग का दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति वाकई सराहनीय थी। उसने घटनाओं का रुख पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपहरणकर्ताओं को मार गिराया और राजकुमारी को बचाया, और इतना ही नहीं, वह खुद भी बाल बाल बच गया। लिन फैंग में हर किसी की उम्मीदों को चकनाचूर करने की क्षमता थी। उस समय लियूफी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लिन फैंग का ये समय बिल्कुल सही था और इसके अलावा वह अपने साथ शक्तिशाली चीशी घुड़सवार सेना को भी लाया था। वह निश्चित रूप से उसके पिता की रक्षा करने में सक्षम होगा। हालांकि वे शायद ये भूल रहे थे कि दुआन तियानलैंग लियू कांगलैन को जान से मारने के लिए बेहद दृढ़ संकल्पित था। लिन फैंग। दुआन तियानलैंग के चेहरे पर क्रूरता के भाव उभर आए। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, लियू कांगलैन को मारने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, तीरंदाजों ने एक साथ चिल्लाया। तुरंत ही लियू फी और जियू चीशी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। दुआन तियानलांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियू चीशी ने भीड़ के ऊपर हवा में उछलते हुए गुस्से से चिल्लाया। बूम बूम बूम। जियू चीशी के वारों से कुछ तीरंदाज मारे गए। तीर छोड़ो, दुआन तियानलैंग ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तीर हवा में सीटी बजाते हुए सीधे लियू कांगलैन की ओर बढ़े। उसी क्षण जियू चीशी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने तुरंत पूरी गति से खुद को आगे की ओर उछाला। उसने लियू कांगलैन के शरीर के सामने छलांग लगा दी ताकि उसे तीरों से बचा सके। उसके पूरे शरीर से ऊर्जा एक तेज हवा के रूप में निकल रही थी। उसका पूरा शरीर एक चमकदार और तेजस्वी ऊर्जा से आच्छादित था। दूर हटो, लियू कांगलैन चिल्लाया। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए थे। उस समय लियू कांगलैन का शरीर कसकर बंधा हुआ था और वह अपनी साधना का उपयोग नहीं कर पा रहा था। जियू चीशी केवल अपने शरीर से लियू कांगलैन की रक्षा कर सकता था। चाचा जियू, लियू फी ने घबराकर पुकारा। तुरंत ही ची को भेदते हुए तीरों की आवाज हवा में फैल गई। तीर आगे बढ़े और जियू चीशी के शरीर में जा लगे, लेकिन वे लियू कांगलैन की ओर नहीं बढ़े। जियू चीशी का शरीर ही उनका अंतिम लक्ष्य था। भाई, लियू कांगलैन ने पुकारा। उसका हृदय असीम पीड़ा से भरा हुआ था। उसके माथे पर एक गहरा काला चिन्ह था। वह चिन्ह लगातार चमक रहा था, जिसके कारण वह अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। एक साथ मरो, दुआन तियानलैंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। फिर वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर पर एक तीव्र ठंडी ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उसे लगा मानो वह वहीं जम जाएगा। जमा हुआ दिल। दुआन तियानलैंग की गति रुक गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शुद्ध ऊर्जा की एक लहर उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। वह बेहद ठंडी थी। पलक झपकते ही उसने अपने शरीर पर अत्यधिक ठंड महसूस की और पीछे की ओर धकेल दिया गया। वह लियू कांगलैन के पास जाने में असमर्थ था। मर जा, लिन फैंग ने क्रोध से कहा। लिन फैंग अपनी तलवार लहरा रहा था, जिसकी चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। तीरंदाज लगातार तीर चला रहे थे। लिन फैंग के चेहरे पर हत्या का स्पष्ट इरादा झलक रहा था। रेन किन कुन ने तुरंत उन चारों लोगों को मार डाला जो उन 4 जंजीरों को खींच रहे थे जिनसे लियू कांगलैन को बांधकर रखा गया था। जियू चीशी के मुंह से लगातार खून बह रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। महाजॉर्ज, मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मेरे मरने के बाद लिन फैंग चीशी सेना का अधिकारी बन सकता है। आहे, लियू कांगलैन गहरे शोक में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जियू चीशी पिछले 12 सालों से उसका बेहद करीबी दोस्त था। उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया था और हमेशा एक दूसरे को सगे भाई की तरह मानते थे, एक दूसरे को परिवार समझते थे। कई बार उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयां लड़ी थीं। हालांकि उस समय जियू चीशी ने स्वयं को बलिदान कर दिया था। जनरल, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ। जियू चीशी लियू कांगलैन के सहारे झुके हुए थे। फिर उन्होंने झुककर लियू कांगलैन के कान में कुछ फुसफुसाया। जियू चीशी की आवाज की तीव्रता कम हो रही थी। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने लियू कांगलैन की ओर देखा और मुस्कुराए। जनरल, 1 दर्जन से अधिक वर्षों से मैंने आपको संबोधित करते समय कभी भी जनरल के अलावा किसी और नाम से नहीं पुकारा। आज मैं आपको अपना भाई कहकर पुकारूंगा। भाई शब्द का गहरा अर्थ था। ये कहते ही जियू चीशी की आवाज धीमी पड़ गई। उनकी सांसें कमजोर हो गईं और दृष्टि धुंधली हो गई। उनकी ऊर्जा तेजी से उनके शरीर से निकल रही थी और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। वे शांत भाव से लियू कांगलैन की छाती से टिके हुए थे और उनके चेहरे पर एक जैसी मुस्कान थी। लियू कांगलैन जियू चीशी को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की एक अंतहीन धारा बहने लगी। भाइयों, क्या इतना सरल शब्द वास्तव में उन अनगिनत वर्षों में इन दोनों के बीच के रिश्ते का वर्णन कर सकता है? जियू चीशी बेसुध पड़ा था, लियू कांगलैन की छाती से लगा हुआ।
वह फिर कभी जाग नहीं पाएगा। जमीन लगातार कांप रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, ची शी की घुड़सवार सेना तेजी से दौड़ रही थी और भीड़ में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग इस दृश्य से भाग रहे थे। कुछ ही क्षणों में ज़ुयू के सैनिक अब मृत्युदंड मंच को घेरे हुए नहीं थे, बल्कि चीशी की घुड़सवार सेना ने उनकी जगह ले ली थी, क्योंकि ज़ुयू के सैनिक पीछे हट गए थे। उसी समय ज़ुयू सैनिकों का एक बड़ा समूह मंच के पीछे से हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन चीशी की पूरी घुड़सवार सेना अचानक रुक गई और लियू कांग लैन की छाती से टिके हुए उस साय को देखने लगी। अतीत में वह व्यक्ति उनका नेता हुआ करता था और अब वह मारा जा चुका था। सज चीशी सैनिकों के भाले हवा में लहराए, सबकी धड़कनें तेज हो गईं। चीशी सैनिक अपने सेनापति के लिए शाही शहर को घेरने को तैयार थे और अपने अधिकारी के लिए ज़ुयू सैनिकों पर हमला करने में भी सक्षम थे। उस विशाल क्षेत्र में जो कुछ हो रहा था वह पूरी तरह से अराजकता थी। हजारों सैनिक पहले ही मारे जा चुके थे, इसका कारण क्या था? लिन फैंग चुप रहे। जियू चीशी एक सच्चे नेता और महान व्यक्ति थे। लिन फैंग की तलवार हवा में लहरा रही थी। उसने लियू कांगलैन के शरीर पर बंदी जंजीरों को काट दिया, लेकिन जियू चीशी अभी भी चुपचाप उसके सहारे खड़ी थी। लिन फैंग, तुम विद्रोही बलों के साथ शाही शहर में आए और खुद अपराधी लियू कांगलैन को बचाया। तुम मौत की सजा के हकदार हो, दुवान तियानलैंग ने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा। वह लिन फैंग को घूर रहा था। विद्रोही ताकतें, लिन फैंग ने दुवान तियानलैंग को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज भी ठंडी थी। मर जाओ, चीशी के एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा। मर जा। वह चीख दमदार और भारी थी। वातावरण में घातक ऊर्जा फैल गई। चीशी सैनिक ने अपना लंबा भाला उठाया। रुको, लिन फैंग ने पीछे मुड़ते हुए चिल्लाया। पलक झपकते ही सब शांत हो गए। सब लिन फैंग को घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसने उन्हें क्यों रोका है। फिर भी सब रुक गए और चुप हो गए। मैंने तुम्हें हमला करने का कोई आदेश नहीं दिया है। अगर तुमने हमला किया तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा, लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। चीशी घुड़सवार सेना के सभी सैनिकों के दिल धड़क रहे थे, लेकिन लिन फैंग के सख्त रवैये को देखकर वे सब चुप हो गए। मंच को घेर लो, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। चीशी के सैनिकों ने उसका आदेश माना और घोड़े दौड़ाने लगे। पलक झपकते ही चीशी के सैनिकों ने पूरे मृत्युदंड मंच को घेर लिया, जिससे पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकी। उस समय लिन फैंग इन सैनिकों के लिए एक तरह का स्तंभ बन गया था। भले ही वह उनका प्रत्यक्ष वरिष्ठ अधिकारी नहीं था, फिर भी सभी उसके आदेशों का पालन करते थे। तुम मर जाओगे। दुवान हान दुवान तियानलैंग के बगल में खड़ा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर लिन फैंग को घूर कर देखा। लिन फैंग ने एक विद्रोही सेना का नेतृत्व किया था। हालांकि शिन युए में उसे नायक माना जाता था। उसने अपराध किया था और उसे उसकी सजा भुगतनी ही थी। लिन फैंग ने ठंडे लहजे में दुवान हान को देखा। दुवान हान का दिल कांप उठा। फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और लिन फैंग ने उसे एक कीड़े की तरह अनदेखा कर दिया। वह मौत की सजा के मंच के सामने की ओर चलने लगा। महारानी को यहाँ लाओ, लिन फैंग ने कहा। तुरंत बाद कांसे के मुखौटे पहने कुछ सैनिक धीरे धीरे आए। उनके पीछे घोड़े पर सवार एक सुंदर आकृति थी। उस खूबसूरत महिला को देखकर लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वह बेहद पवित्र और नेक लग रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वह शिव युए की राजकुमारी दुवान शिन ये थी। राजकुमारी, आप वापस आ गई हैं। लिन फैंग सचमुच मो युए के पास अकेले गया और राजकुमारी को साथ लेकर लौटा। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उस खूबसूरत आकृति को देखते हुए सोचा। दुवान तियानलैंग के बारे में सोचते हुए उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, क्योंकि न केवल लिन फैंग आया था बल्कि राजकुमारी भी आई थी। सैनिकों, अपनी राजकुमारी को प्रणाम करो, लिन फैंग ने सैनिकों की ओर देखते हुए कहा। सैनिक उस समय लिन फैंग की बात समझ नहीं पाए, लेकिन एक घुटने पर बैठ गए और एक साथ बोले, महामहिम। लिन फैंग ने शांत भाव से मृत्युदंड मंच के चारों ओर खड़े सैनिकों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, दुवान तियानलैंग की सेना ने राजकुमारी को सलाम क्यों नहीं किया? क्या वह तुम्हारी राजकुमारी नहीं है? क्या तुम सचमुच इतने अपमानजनक हो? दुवान तियानलैंग स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? ज़ुयू के सैनिकों ने आदेश का पालन किया और घुटने टेक दिए। साथ ही एक स्वर में चिल्लाए, महामहिम। महामहिम को प्रणाम। महाराज वापस आ गए हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। ज़ुयू, दुवान तियानलैंग ने थोड़ा झुकते हुए और सिर झुकाते हुए कहा। ये सब लिन फैंग की बदौलत है। दुवान शिनये ने शांत भाव से दुवान तियानलैंग को ठंडेपन से देखते हुए कहा। जब दुवान तियानलैंग ने दुवान शिनये के बोलने का तरीका सुना तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह लिन फैंग की मौत चाहता था और उस पर विद्रोही सेना लाने का आरोप लगाया, लेकिन उसी क्षण लिन फैंग राजकुमारी के साथ वापस आ गया था, जो एक अविश्वसनीय सैन्य उपलब्धि थी। जैसा कि उम्मीद थी, लिन फैंग हमारे देश का युवा नायक है, दुवान तियानलैंग ने सिर उठाते हुए कहा और फिर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा। लेकिन भले ही लिन फैंग ने तुम्हें बचाया हो, उसने विद्रोही बलों को इकट्ठा करके और उन्हें शाही शहर में लाकर एक बड़ा अपराध किया है, और यह कोई मामूली अपराध नहीं है। लिन फैंग ने उदासीनता से कहा। दुवान तियानलांग अभी भी सोच रहा है कि वह दूसरों पर झूठे आरोप कैसे लगा सकता है। दुवान तियानलांग अड़ियल था और बोला, पुण्य कर्म होते हैं, अपराध अपराध होते हैं। मैं दुवान तियानलांग न्याय के लिए तुम्हारे दोषों को उजागर करूंगा। न्याय? दुवान तियानलैंग, हमें मिले हुए कितना समय हो गया है? ऐसा लगता है कि हर बार मिलने पर तुम और भी बेशर्म होते जा रहे हो। पिछली बार जब हम मिले थे तब मुझे लगा था कि तुमसे ज्यादा बेशर्म होना नामुमकिन है, लेकिन तुमने एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। भीड़ अचंभित रह गई। लिन फैंग ने सबके सामने दुवान तियानलैंग को बेशर्म कहने की हिम्मत कैसे की? धरती फिर से कांपने लगी और चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। भीड़ चौंक गई। भीड़ पीछे हट गई और रास्ता बना दिया। उसी क्षण भारी संख्या में सैनिक आ रहे थे। ये शाही रक्षक थे।
दुवान तियान लैन को राहत महसूस हुई। कुछ ही क्षण बाद पहरेदारों की सेना आ गई। मृत्युदंड के मंच को घेरे हुए चीशी सैनिकों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन लिन फैंग ने हाथ हिलाकर उन्हें अपनी जगह पर डटे रहने और शांत रहने का संकेत दिया। शाही अंगरक्षकों के समूह से दो आकृतियां धीरे धीरे उभरी। उनमें से एक कवच पहने हुए था, वह राजसी और शक्तिशाली दिख रहा था, जबकि दूसरा एक सुंदर युवक था, द्वितीय राजकुमार दुवान वुया। क्या तुमने मेंग वू फैंग और मेंग चोन को मारा? ये व्यक्ति मेंग हान है, जो शाही अंगरक्षकों का अधिकारी है। अधिकारी मेंग वू फैंग उसका भाई था, दुवान वुया ने कहा। बिल्कुल, लिन फैंग ने शांत, ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। दुवान तियान लैंग स्तब्ध रह गया। क्या लिन फैंग ने मेंग वू फैंग और मेंग चोन को मार डाला था? अंदर वह ठंडी हंसी हंस रहा था। वह लिन फैंग को घूरते हुए बुरी नजर से देख रहा था और फिर बोला, लिन फैंग, तुमने राजकुमारी की जान बचाई, जो एक सैन्य उपलब्धि है, लेकिन तुमने घमंड दिखाते हुए एक अधिकारी की हत्या करने और फिर विद्रोही सेना को शाही शहर में लाने की हिम्मत की। ये दोनों देश के खिलाफ घोर अपराध हैं। तुम्हारे अपराधों की सजा सिर्फ मौत है। फिर दुवान तियान लैंग ने मुड़कर दुवान वुया की ओर देखा और कहा, महामहिम, कृपया लिन फैंग को उसके अपराधों के लिए दंडित करें। दुवान वुया काफी शांत दिख रहे थे। उन्होंने अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। उनके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, लिन फैंग, दुवान तियान लांग तुम्हें तुम्हारे अपराधों के लिए दंडित करना चाहता है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। फिर तुरंत दुवान तियान लैंग की ओर मुड़कर बोला, युद्ध के दौरान दुवान तियान लैंग ने मुझे मारने की चाह में हमारी सेना में अराजकता फैला दी, जिससे मु युए की सेना को उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका मिल गया। लाखों जू युए सैनिक मारे गए ताकि उसे मुझे मारने का मौका मिल सके। यह एक खून खराबा था। अब वह मेरे अपराधों के लिए मुझे मौत की सजा देना चाहता है। मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं लगती। जब लिन फैंग ने बोलना समाप्त किया तो भीड़ चकित रह गई। क्या दुवान तियान लैंग ने लिन फैंग को मारने की चाहत में उनकी ही सेना में अराजकता पैदा कर दी थी? उन्होंने जो सुना था उसके अनुसार इसके लिए लियू कांग लैंग जिम्मेदार थी। महाराज, वह बकवास कर रहा है। लिन फैंग न केवल गद्दार है, बल्कि एक झूठा चूहा भी है। उस पर भरोसा मत कीजिए, दुवान तियान लैंग ने कहा। बेशक वह अपनी गलती मानने वाला नहीं था। लिन फैंग ये बात भली भांति जानता था। दुवान तियान लांग मुझे गद्दार कह रहा है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा और सजा चाहता है। मैंने कब विद्रोह किया? लिन फैंग ने पूछा। तुम विद्रोही बलों के साथ शाही शहर में आए, मेंग वू फैंग और मेंग चोन को मार डाला, तुमने मृत्युदंड के चरण को घेर लिया और अपराधी लियू कांग लैंग को चुराया। ये सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। क्या इतना काफी है? अपना गंदा मुंह बंद करो, लिन फैंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। वह बहुत क्रोधित था। फिर उसने चीशी की घुड़सवार सेना की ओर इशारा किया। दुवान तियान लांग, इन सैनिकों ने बहादुरी से दुश्मन का सामना किया। हमने उन्हें शहर के अंदर घेर लिया और जिंदा जला दिया। हमने मु युए सेना के लाखों सैनिकों को मार डाला। अंत में उन्हें पीछे हटना पड़ा। उस समय मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कहाँ थे? तुम तो सेना छोड़कर एक डरे हुए कुत्ते की तरह शाही शहर भाग गए थे। तुम सचमुच बहुत दुस्साहसी हो। और अब क्या आप मुझे गद्दार कह रहे हैं? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन होते हैं मुझे गद्दार कहने वाले? क्या आप ही तय करने वाले हैं? आपकी हैसियत क्या है कि आपको लगता है कि मुझे गद्दार कहने से मैं तुरंत गद्दार बन जाता हूँ? लिन फैंग की आवाज बेहद ठंडी थी। दुवान तियान लांग अवाक रह गया। भीड़ भी अचंभित थी। उन्होंने दुवान रेन शहर में मु युए के लाखों सैनिकों को मार गिराया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उस समय दुवान तियान लांग पहले ही भाग चुका था। वह किसी और की गलतियों का न्याय कैसे कर सकता था? दुवान तियान लैंग उदास दिख रहा था। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, शाही नगरी जू यू का एक पवित्र स्थान है। क्या बिना अनुमति के सेना का जबरदस्ती उसमें प्रवेश करना सामान्य बात है? क्या नगरी में प्रवेश करते समय एक अधिकारी और उसके बेटे की हत्या करना सामान्य बात है? यदि ये देशद्रोह नहीं है तो फिर क्या है? राजकुमारी और मैं तुरंत शाही शहर लौट आए, तभी कुछ सैनिकों ने हमारी हत्या करने की कोशिश की। वे सभी जू यू सैनिक थे। उन्हें पता था कि राजकुमारी वहां है, फिर भी उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुवान तियान लांग, क्या अब पूरी सेना आपके आदेशों का पालन नहीं करती? बकवास, वे मेरे सैनिक कैसे हो सकते हैं? दुवान तियान लैंग ने क्रोधपूर्वक तुरंत खंडन किया। तो फिर सबसे मजेदार बात यह है कि भले ही वे आपके सैनिक न हो, मेरी जिम्मेदारी राजकुमारी की रक्षा करना है और मैंने चीशी घुड़सवार सेना को उनकी रक्षा करने और राजकुमारी को शाही शहर तक ले जाने का आदेश दिया था। लेकिन दुवान तियान लैंग, आप मुझे गद्दार कहते हैं और मुझे मारना चाहते हैं। आपने इन सैनिकों को विद्रोही सेना भी कहा। अगर मैं आपकी बात समझूं तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि हम एक विद्रोही सेना है और मरने के लायक हैं, क्योंकि हमने राजकुमारी की रक्षा उन अनगिनत जू यू सैनिकों के दस्तों से की, जिनके बारे में आप कहते हैं कि वे आपके नियंत्रण में नहीं थे। क्या ये सही है? लिन फैंग के शब्दों ने दुवान तियान लैंग का चेहरा उतरवा दिया। लिन फैंग ने बस कुछ ही शब्द कहे थे, लेकिन उन्होंने दुवान तियान लैंग को बेनकाब कर दिया था। लिन फैंग के अंतिम शब्द इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने दुवान तियान लैंग को घेर लिया। राजकुमारी की रक्षा करना बेशक कोई अपराध नहीं है, लेकिन अधिकारी मेंग वू फैंग और मेंग चोन की मौत को आप कैसे समझाएंगे? मामला इतना सरल नहीं है जितना आप दूसरों को यकीन दिलाना चाहते हैं। दुवान तियान लैंग ने दुष्ट भाव से कहा। मैं शाही शहर के बाहर था। मेंग चोन जानता था कि राजकुमारी हमारे बीच है, फिर भी उसने जू यू सैनिकों को हम पर, राजकुमारी समेत, तीर चलाने का आदेश दिया। दुवान तियान लांग, मैं लिन फैंग आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसे मारना सही था? दुवान तियान लैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, वह मरने लायक ही था। अच्छा, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ।
मेंग चोन के पिता अधिकारी मेंग वू फैंग ने अपने बेटे को राजकुमारी की हत्या का आदेश देने दिया और फिर राजकुमारी को शाही शहर में प्रवेश करने से रोककर एक और अपराध किया। क्या उन्हें मारना सही था? लिन फैंग की आवाज ठंडी और तीखी थी। ये करना सही था, डुआन तियानलैंग ने लिन फैंग से सहमति जताते हुए कहा। डुआन तियानलैंग, तुम खुद कह रहे हो कि वे मरने के लायक थे, तो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या गुनाह किया है? क्या मैं गद्दार हूं क्योंकि मैं राजकुमारी की रक्षा कर रहे सैनिकों के साथ शाही शहर में घुस आया? लिन फैंग ने डुआन तियानलैंग को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा। लिन फैंग ने चीशी सैनिकों को हमला करने से इसलिए रोका था क्योंकि उसके पास एक योजना थी। कुछ दसियों हजार सैनिक तो बहुत कम संख्या थी, अगर उन्होंने हमला किया होता तो उन्हें तुरंत विद्रोही सेना मान लिया जाता और उनका सफाया कर दिया जाता। तुमने राजकुमारी की रक्षा की, ये वाकई एक सराहनीय कार्य है, लेकिन कुछ क्षण पहले तुमने प्रवर्तन बलों के कुछ सैनिकों को मार डाला और अपराधी लियू कांगलैन को बचाया। क्या यह अपराध नहीं है? बेशक यह कोई अपराध नहीं है, लिन फैंग ने डुआन तियानलैंग को घूरते हुए कहा और फिर आगे बोला। जनरल लियू कांगलैन हमारे देश जू यू के लिए युद्ध में गए और मो यू के खिलाफ लड़े, लेकिन तुमने उन्हें छोड़ दिया। तुम एक भगोड़े हो जिसने उन पर अपने ही अपराधों का आरोप लगाया। मैं उन्हें कैसे नहीं बचा सकता था? एक भगोड़ा। डुआन तियानलैंग के चेहरे पर घिनौना भाव था। लिन फैंग एक बार फिर सबके सामने उसे अपमानित कर रहा था। डुआन तियानलैंग, जल्दीबाजी में खुद को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुका हूं, लेकिन तुम्हें अपने अपराधों का हिसाब देना होगा। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। फिर उसने आगे कहा, डुआन तियानलैंग, चीशी घुड़सवार सेना और मैं राजकुमारी की रक्षा कर रहे थे। तुम अच्छे बुरे में फर्क क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों कहते हो कि हमने अपराध किए हैं? तुम हम पर इतने सारे अपराधों का आरोप लगाने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम हर संभव मौके पर मुझे मौत की सजा क्यों दिलवाने की कोशिश कर रहे हो? इसके अलावा जब मैं यहाँ आया तो तुमने लियू कांगलैन को फांसी देने में इतनी जल्दी क्यों की? साथ ही जब राजकुमारी और मैं शहर लौटे तो हम पर जू यू सैनिकों के कई दस्तों ने हमला किया। जहां तक मुझे पता है तुम उन सैनिकों के कमांडर थे। क्या तुमने ही उन्हें मुझे और राजकुमारी को मारने का आदेश नहीं दिया था? लिन फैंग के सवालों ने भीड़ को चौंका दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरी कहानी उतनी सरल नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। तुम्हारे सारे सवाल मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश है, मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, डुआन तियानलैंग ने ठंडे लहजे में कहा। उसे परवाह ही नहीं थी, लिन फैंग आखिर कर भी क्या सकता था? आपको परवाह न करने का अधिकार है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या जनरल लियू कांगलैन ने कोई अपराध किया है? डुआन तियानलैंग गुस्से से आग बबूला था और सचमुच लिन फैंग को मारना चाहता था। जहां तक लियू कांगलैन की बात है, उसके बारे में हर कोई जानता था, कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। लियू कांगलैन ने सेना में अव्यवस्था फैलाई, जिसके कारण हमें मो युए के खिलाफ युद्ध हारना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप लाखों सैनिक मारे गए और उसने अपहृत राजकुमारी की रक्षा भी नहीं की। क्या ये सभी अपराध उसके लिए मृत्युदंड के योग्य हैं? ये तो घटनाओं का तुम्हारा संस्करण है, इन सभी अपराधों को अंजाम देने वाला असल में तुम ही थे, लिन फैंग ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत बाद उसने डुआन वुया की ओर इशारा करते हुए कहा, द्वितीय राजकुमार यहाँ गवाह के रूप में मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे द्वितीय राजकुमार के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करोगे। यह मैं ही था, डुआन तियानलैंग ने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से ये शब्द निकालते हुए स्वीकार किया। हे कितना बेशर्म है, कितना निर्लज कुत्ता है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका लहजा डुआन तियानलैंग को अपमानित करने वाला था। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, डुआन तियानलैंग, आप कहते हैं कि राजकुमारी का अपहरण हुआ था, तो वास्तव में उसका अपहरण कहां हुआ था? क्या वह उस समय लियू कांगलैन के किसी तंबू में थी या आपके किसी तंबू में? लिन फैंग मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी हमारे सामने यहाँ मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप कोई झूठ बोलने की योजना नहीं बना रहे होंगे। डुआन तियानलैंग लिन फैंग को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसके होंठ हिलने ही वाले थे कि तभी डुआन वुया ने कहा, चाचा जी, न्याय के लिए कृपया लिन फैंग के सवालों का जवाब दीजिए। मैं निष्पक्ष रहूंगा। डुआन तियानलैंग के लिए स्थिति असहज थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वह मेरे शिविर स्थल के एक तंबू में थी। जब भीड़ ने डुआन तियानलैंग की बात सुनी तो वे हंगामा करने लगे। आश्चर्यजनक रूप से ये वास्तव में बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिन फैंग समझा रहा था। तथ्य तो यही है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। अगर राजकुमारी का अपहरण आपके किसी तंबू से हुआ था तो लियू कांगलैन को इसकी जिम्मेदारी क्यों उठानी पड़ी? उसने कोई अपराध तो नहीं किया। इसके अलावा आप में अभी भी लियू कांगलैन को फांसी देने का साहस है। मैं आपकी व्याख्या सुनना चाहता हूं। लिन फैंग इतनी जोर से बोल रहा था कि सब लोग उसकी बात साफ साफ सुन सकें। कृपया समझाएं, मृत्युदंड के मंच को घेरे हुए चीशी के सभी सैनिकों ने चिल्लाकर कहा। डुआन तियानलैंग के चेहरे के भाव बेहद भयावह थे। उस समय अगर लिन फैंग और डुआन शिन ये वापस नहीं आते तो लियू कांगलैन को पहले ही फांसी दे दी गई होती। पूरी स्थिति बदल गई थी। लियू कांगलैन एक सेनापति है। उसने शिविर की सुरक्षा ठीक से सुनिश्चित नहीं की, जिससे मो युए की सेना को राजकुमारी का अपहरण करने का मौका मिल गया। बेशक यह एक अपराध है। डुआन तियानलैंग ने एक बार फिर दोष दूसरों पर डालने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जाहिर है उसकी दलील भीड़ में किसी को भी समझाने में नाकाम रही। तो यही वजह है, लिन फैंग मुस्कुराते हुए बोला। मैं भी वही था, और जिस समय मैंने अपहरणकर्ताओं का पीछा करने की कोशिश की, आपके सैनिकों ने मेरा रास्ता रोक दिया और कहा कि मैंने राजकुमारी के खिलाफ साजिश रची है। आप ही थे जो हमेशा से मुझे मारना चाहते थे। राजकुमारी के अपहरण के तुरंत बाद आप मुझे मारने के लिए वहां पहुंच गए थे, लेकिन अपहरणकर्ताओं को नहीं देखा। आपने ये कैसे कर दिखाया? जब लिन फैंग ने ये कहा तो सभी ने तुरंत जवाब की उम्मीद में डुआन तियानलैंग की ओर देखा।
हर कोई यह जानना चाहता था कि युद्ध के मैदान में वास्तव में क्या हुआ था जिसके कारण लाखों सैनिकों की मौत हुई थी। दुवान तियानलैंग चुप रहा। चूंकि दुवान तियानलैंग चुप है, इसलिए मैं खुद ही सब कुछ बता देता हूँ। दुवान तियानलैंग, तुम मुझे दोषी साबित करना चाहते थे और मुझसे निजी दुश्मनी निकालने के लिए राजकुमारी की बलि देना चाहते थे। जब लियू कांगलैन ने देखा कि तुम मुझे अन्यायपूर्वक मारना चाहते हो, तो उसने अपनी सेना को तुम्हें रोकने के लिए भेजा और फिर तुमने अपने सैनिकों को उसके सैनिकों पर हमला करने का आदेश दिया। स्पष्ट रूप से यह एक वीर योद्धा का कृत्य था। इसके अलावा एक बार सेना में अव्यवस्था फैल जाने के बाद मो युए की सेना ने हमला किया और लाखों सैनिकों को मार डाला। लिन फैंग की आवाज शांत और गंभीर थी। दुवान तियानलैंग की ओर देखते हुए उसने कहा, दुवान तियानलैंग, क्या मैं जो कह रहा हूं वह सच है या नहीं? भीड़ में मौजूद लोगों के दिल धड़क रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि दुवान तियानलैंग ही वह व्यक्ति था जिसने इतनी सारी मौतें करवाई थी और लियू कैनलैंग को दुवान तियानलैंग के अपराधों के लिए फांसी दी जानी थी। बकवास, दुवान तियानलैंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। लिन फैंग मुस्कुरा रहा था और फिर बोला, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। दुवान तियानलैंग, अब आपको सच्चाई को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अराजकता के बाद और लाखों सैनिकों के मारे जाने के बाद जब जू यू की सेना दुवान रेन शहर लौटी तो इस बात के सबूत मिले कि राजकुमारी का अपहरण करने वाला व्यक्ति मो यू के लिए काम कर रहा था। इसके अलावा जिस समय राजकुमारी का अपहरण हुआ था उसी समय आपके अधीन सैनिकों ने मेरा रास्ता रोककर अपहरणकर्ताओं को भागने दिया। वे गद्दार थे और हैरानी की बात यह है कि वे आपके अधीन ही थे। मैं कह सकता हूं कि सेना में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन राजद्रोहों से अनजान हो। आप इसका क्या स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो इस तरह से सब कुछ हुआ। राजकुमारी का अपहरण मो युए के किसी व्यक्ति ने किया था और दुवान तियानलैंग ने आदेश दिए थे। इसके अलावा वह लिन फैंग को मारने का हर मौका इस्तेमाल कर रहा था। वह खबर चौंकाने वाली थी। उसके बाद लियू कांगलैन और मैंने दुश्मन से लड़ाई की, दुवान रेन शहर में घात लगाकर हमला किया और उसे आग लगा दी। उस समय तुम, दुवान तियानलैंग, शाही शहर भाग चुके थे। उसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। तुमने पूरी कहानी बदल दी और जू यू को घटनाओं का झूठा विवरण दिया जिसमें लियू कांगलैन तुम्हारे अपराधों के लिए जिम्मेदार थी। फिर तुमने लियू कांगलैन को मारने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा राजकुमारी और मैं लापता हो गए और हमें मृत मान लिया गया, इसलिए हम तुम्हारे अपराधों की गवाही नहीं दे सके। समस्या यह है कि अगर हम में से कोई भी जिंदा लौट आता तो तुम मुसीबत में पड़ जाते, इसलिए तुमने रास्ते में हमें मारने के लिए सैनिकों की कई टुकड़ियों को आदेश दिया। लिन फैंग के बोलते ही पूरा समूह सन्नाटे में डूब गया। समूह को अब संदेह होने लगा था, शायद दुवान तियानलैंग ही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड था। लिन फैंग, तुम सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी बातें सरासर झूठ हैं। मैंने तुम्हें या राजकुमारी को मारने के लिए कभी किसी को नहीं भेजा। इसके अलावा मुझे शक है कि तुमने ही राजकुमारी का अपहरण किया है और सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे धमकाया है और दबाव में आकर उसने तुम्हारी बात मानी है। दुवान तियानलैंग ने झूठा आरोप लगाते हुए कहा, क्या सच में? मुझे जान से मारने की कोशिश करने वाले उच्च पदस्थ सैनिकों ने मुझसे कहा कि वे केवल आदेशों का पालन कर रहे थे, जबकि ब्लैक गार्ड लेफ्टिनेंटों ने पुष्टि की कि तुम मो यू के साथ मिले हुए थे। तुमने हमारी सेना में अव्यवस्था फैलाई जिसके परिणामस्वरूप लाखों सैनिक मारे गए। अगर तुम मो यू के साथ नहीं थे तो तुमने लियू कांगलैन की सेना पर हमला क्यों किया? तुम, दुवान तियानलैंग, लोगों के खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रचने में माहिर हो। लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। भीड़ चकित थी। क्या दुवान तियानलैंग ने मो यू के साथ मिलीभगत की थी? लिन फैंग के शब्द इतने शक्तिशाली थे कि ये अपराध दुवान तियानलैंग को कई बार मौत की सजा सुनाने के लिए काफी थे। दुवान तियानलैंग का दिल भी जोर से धड़क रहा था। वह लिन फैंग को टकटकी लगाए देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि लिन फैंग भी यह कह रहा था कि दुवान तियानलैंग ने मो युए के साथ मिलकर काम किया था। लिन फैंग, मैंने अपना जीवन जू यू के लिए समर्पित कर दिया और तुम मुझ पर दुश्मन से मिलीभगत का आरोप लगाने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें कैसे जीने दे सकता हूँ? दुवान तियानलैंग ने घातक ऊर्जा छोड़ते हुए कहा। वह सचमुच लिन फैंग को मारना चाहता था। तो बात यह है, तुमने वाकई ये सारे अपराध किए हैं। मैंने कहा था कि तुमने मो युए के साथ मिलकर काम किया और फिर भी तुम मुझे चुप कराने की कोशिश ही कर सकते हो। उस अपराध के अलावा तुमने सेना से भागकर उसमें अराजकता फैलाई जिसके परिणामस्वरूप लाखों सैनिक मारे गए। ये एक खून खराबा था। फिर तुमने लियू कांगलैन को इन सभी अपराधों का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की और लगभग उसे मार ही डाला था। साथ ही तुम्हारी वजह से चीशी सेना का अधिकारी जियू चीशी अब मर चुका है। चीशी की सेना तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? लिन फैंग की आवाज दबंग और धाकदार थी। तुरंत बाद उसने सैनिकों की ओर देखकर कहा, बताओ, क्या तुम दुवान तियानलैंग को माफ कर सकते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हजारों की संख्या में चीशी सैनिक जोर जोर से और आक्रामक ढंग से चिल्ला रहे थे। दुवान तियानलैंग को अचानक ऐसा लगा जैसे लिन फैंग उसे अपने अंदर समा रहा हो। ठीक है, लिन फैंग चिल्लाया। तुरंत बाद उसने दूसरे राजकुमार की ओर देखा और कहा, महाराज, आपने भी देखा है, मैंने बस कुछ सच कहा था और दुवान तियानलैंग ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। इसके अलावा सैनिक उसे उसके किए के लिए माफ नहीं कर सकते। अब अगर दुवान तियानलैंग मुझे मार भी देता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि मैं महाराज और अधिकारी मिंग से अनुरोध करता हूं कि वे इस लड़ाई में दखल न दें। दुवान वुइया लगभग पूरे समय चुप रहा। वह लिन फैंग को देखते हुए सोच में डूबा हुआ लग रहा था। वह हैरान भी था। लिन फैंग के शब्द तीखे, कठोर और प्रभावशाली थे। दुवान तियानलैंग बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सका। उस समय संभवतः एक लड़ाई छिड़ने वाली थी और अगर अधिकारी मिंग इसमें शामिल नहीं होते तो लिन फैंग को फायदा होता। इस समय मैं सही और गलत में स्पष्ट अंतर नहीं कर सकता, लेकिन दुवान तियानलैंग और तुम्हारे बीच गहरी दुश्मनी है। अगर वह तुमसे लड़ना चाहता है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा।
मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसे विश्वास है कि उसमें तुम्हें मारने की क्षमता है। दुआन वुया ने उदासीनता से कहा। सभी लोग चकित रह गए। दुआन वुया ने कहा कि वह सोच रहा था कि क्या दुआन तियानलैंग में लिन फैंग को मारने की क्षमता है, लेकिन वास्तव में ये लिन फैंग को दुआन तियानलैंग को अपनी इच्छानुसार खत्म करने की मौन सहमति देने का एक बहाना था। लेकिन सभी लोग समझ गए कि दुआन वुया का क्या मतलब था। वह मान गया था और भीड़ आश्चर्यचकित थी। दुआन तियानलैंग भी चुप रहा। उसे अपने दिल में एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। दुआन वुया अब अपने इरादे नहीं छिपा रहा था, वह उसे जान से मारना चाहता था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अधिकारी मेंग डुआन तियानलैंग ने दुआन वुया की ओर देखते हुए और फिर तुरंत मेंग हान की ओर देखते हुए कहा। शाही परिवार में दुआन तियानलैंग का उच्च स्थान है। मैं मेंग हान शाही अंगरक्षक का अधिकारी हूं, मुझे पूरे शाही परिवार की रक्षा करनी है। जाहिर है अगर दुआन तियानलैंग को कुछ भी हो जाता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेंग हान ने शांत स्वर में कहा। वह स्पष्ट रूप से दुआन तियानलैंग के पक्ष में था। दुआन शिनये और दुआन वुया लिन फैंग को लेकर चिंतित थे। वे दुआन तियानलैंग के विरोध के बावजूद भी उसकी मदद करने को तैयार थे। लिन फैंग अपने आसपास घट रही हर चीज को शांति से देख रहा था। इसके अलावा शाही अंगरक्षकों के अधिकारी मेंग हान को दुआन वुया की बेइज्जती होने की भी परवाह नहीं थी। ऐसा लगता है कि दुआन वुया और मेंग हान दोनों के आने का गहरा अर्थ है। इससे पता चलता है कि वे दोनों विरोधी गुटों में हैं, लिन फैंग ने सोचा। शाही परिवार के भीतर जो कुछ घटित हुआ था उसे समझना मुश्किल था। हे जब दुआन वुया ने मेंग हान की हंसी सुनी तो वह हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में थोड़ी सी ठंडक भी थी। सचमुच शाही अंगरक्षक का एक अधिकारी है, दुआन वुया ने सोचा। तुरंत बाद वह धीरे धीरे दुआन शिनये की ओर चलने लगा और पूछा, शिनये, क्या लिन फैंग ने जो कहा वह सच है? क्या सचमुच दुआन तियानलैंग के तंबू में तुम्हारा अपहरण हुआ था? हाँ, ये सच है, दुआन शिनये ने सिर हिलाते हुए कहा और आगे बताया। उस दिन मैं और लिन फैंग तंबू में बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक हत्यारा आया और लिन फैंग ने मुझे बचाया, लेकिन उसने मेरा अपहरण कर लिया। उसके बाद अपहरणकर्ता ने बताया कि उसे पवित्र प्रांगण और चाचा दुआन से आदेश मिले थे, जो मो युए के साथ मिलकर काम कर रहे थे। दुआन तियानलैंग भी लिन फैंग के खिलाफ साजिश रच रहा था। मैं समझ गई, दुआन वुया ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा और फिर तुरंत बोली, शिनये, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी बात खत्म करने के बाद दुआन वुया दुआन तियानलैंग की ओर वापस चलने लगा, जिसे अब अनिश्चितता महसूस होने लगी थी। दुआन तियानलैंग वैसे तो ज्यादा लोगों से नहीं डरता था, लेकिन दुआन वुया उन लोगों में से एक था जिनसे वह डरता था। दुआन वुया के काम करने का तरीका समझना आसान नहीं था। बहुत कम लोग ही यह अनुमान लगा पाते थे कि वह क्या सोच रहा है। फिर लिन फैंग और लियू कांगलैन ने दुआन रेन शहर में दुश्मन को घेर लिया और शहर को जला दिया, जिसमें कुछ लाख दुश्मन सैनिक मारे गए। फिर उन्हें मो युए वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुआन तियानलैंग, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दुआन तियानलैंग लगातार दुआन वुया को घूर रहा था और कहा, नहीं। ठीक है, दुआन वुया ने सिर हिलाते हुए कहा और आगे बोला, युद्ध में कुछ लाख सैनिक शहीद हो गए, लेकिन इसके बावजूद लिन फैंग और राजकुमारी शाही शहर में जीवित लौट आए और हमलावर सेना को खदेड़ दिया गया। इसके अलावा लियू कांगलैन के बारे में भी एक बड़ी गलतफहमी थी, है ना? बिल्कुल सही, दुआन तियानलैंग ने कहा। अब उसे सिर हिलाने की कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा, दुआन वुया ने सिर हिलाते हुए कहा। वह मृत्युदंड के मंच पर चलने लगा और भीड़ पर एक नजर डाली। फिर उसने कहा, मृतक तो जा चुके हैं और मैं अब दोषी की तलाश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे परिवार ने जनरल लियू कांगलैन पर झूठा आरोप लगाया है। जनरल लियू कांगलैन, जिन्हें दिव्य बान कहा जाता है, हमेशा वफादार, समर्पित और साहसी रहे हैं। उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है। हम इसे नहीं भूल सकते। मैं ये सब अपने पिता को बताऊंगा। मैं लियू कांगलैन को शाही मंत्री का पद देना चाहता हूं और वे जनरल का पद भी बरकरार रखेंगे। इसके अलावा हम जियो चीशी को उनकी बहादुरी और वफादारी के लिए मरणोपरांत उपाधि प्रदान करेंगे। वह लियू कांगलैन को शाही उपाधि और जियो चीशी को मरणोपरांत उपाधि प्रदान कर रहे थे। लियू कांगलैन के लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता था। दुआन रेन शहर में वह पहले से ही एक राजा की तरह था। जियो चीशी की बात करें तो उन्हें उपाधि देने का क्या मतलब था? वे तो पहले ही मर चुके थे। लेकिन दुआन वुया का मुख्य उद्देश्य शाही परिवार की गलतियों को स्वीकार करना था। उन्होंने लियू कांगलैन पर अनुचित आरोप लगाए थे, लेकिन उन्होंने उनकी वफादारी और साहस को भी स्वीकार किया। चाचा जी, क्या आप इन बातों से सहमत हैं? दुआन वुया ने दुआन तियानलैंग की ओर देखते हुए कहा। दुआन तियानलैंग आश्चर्यचकित रह गए और उनके पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे लियू कांगलैन को न्याय दिला रहे थे और साथ ही दुआन तियानलैंग के अपराध को भी साबित कर रहे थे। लियू कांगलैन ने सेनापति का अपना पद बरकरार रखा। महामहिम, इस बारे में आपका क्या विचार है? दुआन वुया ने लियू कांगलैन से पूछा। लियू कांगलैन के पास अभी भी जियो चीशी का शव टिका हुआ था। उसने धीरे से चीशी की सेना की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं, लियू कांगलैन, दूसरे राजकुमार की आभारी हूं। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं ये उपाधियां स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लियू कांगलैन ने उदासीन स्वर में कहा। जनरल, हजारों सैनिकों ने एक साथ आवाज लगाई। वह कैसे स्वीकार कर सकता था? स्वीकार करने का मतलब था दुआन तियानलैंग को इस अपराध से बच निकलने देना। लियू कांग ने भीड़ की ओर देखा। कई सैनिक लिन फैंग को देख रहे थे। लियू कांगलैन ने आह भरी, लेकिन साथ ही संतुष्टि भी महसूस की। अब लिन फैंग लियू कांगलैन की मदद के बिना भी पूरी सेना का नेतृत्व कर सकता था।
अधिकारी जियू की अंतिम इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद लिन फैंग को चीशी सेना का अधिकारी बनाया जाए। आज से लिन फैंग, तुम चीशी सेना के अधिकारी हो। मैं पहले सैनिकों को दुआन रेन शहर वापस लाऊंगा और फिर सेना तुम्हें सौंप दूंगा। आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, लियू कांगलैन ने कहा। इसके तुरंत बाद वह जियू चीशी के शव को अपनी बाहों में लिए घोड़े पर सवार हो गया। चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई लियू कांगलैन की हताशा और उदासी को महसूस कर सकता था। उन्होंने अपने देश के लिए निष्ठापूर्वक लड़ाई लड़ी थी और उन्हें यही प्रतिफल मिला। जब लिन फैंग ने लियू कांगलैन की बात सुनी तो उसने शांति से सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से जानता था कि लियू कांगलैन का क्या मतलब था। वह उम्मीद कर रहा था कि उसके प्रियजनों का और खून न बहे, इसलिए वह चाहता था कि लिन फैंग दुआन तियानलैन के साथ हुई घटना को भूल जाए। यदि लिन फैंग ने दुआन तियानलैन पर अपने मौखिक हमले जारी रखे तो सैनिकों का खून बहना तय था। लियू कांगलैन नहीं चाहती थी कि ऐसा दोबारा हो। जब लिन फैंग ने लियू कांगलैन को जाते देखा तो उसने आह भरी। कितना दुखद नायक है। दुआन वुइया को यह देखकर राहत मिली कि लियू कांगलैन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। तुरंत बाद उन्होंने कहा, लिन फैंग, आपकी रणनीति से आपने लाखों शत्रु सैनिकों को मार गिराया और उनकी सेना को खदेड़ दिया। फिर आप राजकुमारी को बचाने के लिए शत्रु देश में गए और उन्हें सुरक्षित रूप से शाही नगरी वापस ले आए। जनरल लियू कांगलैन ने अभी अभी आपको अधिकारी की उपाधि प्रदान की है। मैं शाही परिवार के प्रतिनिधि के रूप में लिन फैंग को भी एक उपाधि, माक्विस की उपाधि प्रदान करता हूं और यांगजो नगरी आपकी जागीर है। यांगजो शहर के माक्विस। भीड़ स्तब्ध रह गई। चीशी सेना का अधिकारी और यांगजो जागीर का सरदार। ज़ुयू में शाही परिवार के बाद सबसे अधिक शक्ति शाही मंत्रियों के पास थी और उनके ठीक नीचे माक्विस का पद था। कुछ माक्विस एक गांव पर शासन करते थे जबकि कुछ अन्य एक शहर पर शासन करते थे। एक सच्चे माक्विस कहलाने के लिए शहर का स्वामी होना आवश्यक था। हालांकि यांगजो शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दुआन वुइया का कदम अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने लिन फैंग को एक सच्चा माक्विस बना दिया था। उन्होंने लिन फैंग को अथाह शक्ति प्रदान कर दी थी। उस क्षण से यांगजो शहर लिन फैंग का हो गया था। यांगजो का हर निवासी लिन फैंग के नियंत्रण में था और उन सभी का जीवन उसी के स्वामित्व में था। उसी क्षण लिन फैंग की आंखों में एक एहसास कौंध गया। उसे एहसास हुआ कि दुआन वुइया अपना वादा निभा रहा है। उसने आशा की थी कि लिन फैंग युद्ध के दौरान सराहनीय कार्य करेगा ताकि वह उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर सके। अब जब लिन फैंग शाही शहर लौट आया था, दुआन वुइया उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर रहा था और साथ ही वह प्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दे रहा था कि लिन फैंग उसके गुट का हिस्सा है। धन्यवाद महाराज, लिन फैंग ने धीमी आवाज में कहा। जाहिर है वह दुआन वुइया के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकता था। ज़ुयू में कई शक्तिशाली साधक थे और लिन फैंग अभी उतना शक्तिशाली नहीं था। ऐसा अवसर मिलना उसके लिए एक बड़ा मौका था। अभी ज्यादा खुश मत होइए, मेरे पिता को अभी अंतिम निर्णय लेना बाकी है, दुआन वुइया ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह ऐसा कह रहा था, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि सब कुछ तय हो चुका था। अंतिम निर्णय तो बस प्रक्रिया का एक हिस्सा था। राजकुमार की घोषणा करते ही वह पक्का हो जाता। अगर दुआन वुइया को अपने कहे पर यकीन नहीं होता तो वह सबके सामने ऐसा नहीं कहता। अगर फैसला पलट जाता तो उसकी बेइज्जती हो जाती। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और चुप रहा। दुआन वुइया ने दुआन शिनये की ओर मुड़कर कहा, शिनये, वह आदमी मेंग चोन, क्या उसने सचमुच तुम पर हमला किया था? क्या मेंग वू फैंग सचमुच उसके साथ द्वार पर था? दुआन शिनये ने दुआन वुइया की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शाही शहर के बाहर हम सबको देख लिया गया था। मेंग चोन ने सैनिकों को लिन फैंग और मुझे मारने का आदेश दिया था। इसके अलावा मेंग वू फैंग मुझे शाही शहर में प्रवेश नहीं करने देना चाहता था। हम, दुआन वुइया ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मेंग वू फैंग एक अधिकारी था और उसने एक जघन्य अपराध किया था। उसने गैरकानूनी रूप से मेंग चोन को सत्ता सौंप दी, जिसने उस सत्ता का दुरुपयोग करके मेरी छोटी बहन को मारने की कोशिश की। शाही शहर का एक सिपाही जो राजकुमारी को मारना चाहता है, मौत का पात्र है। जब भीड़ ने दुआन वुइया की बात सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मेंग वू फैंग और मेंग चोन तो पहले ही मर चुके थे, दुआन वुइया अभी भी उनके बारे में क्यों बात कर रही थी? लेकिन उस समय जब वे आपस में सवाल पूछ रहे थे, दुआन वुइया ने मेंग हान की ओर देखा। भीड़ सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। मेंग हान का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उसे आभास हो रहा था कि कुछ अशुभ होने वाला है। कुछ क्षण पहले ही उसने दुआन तियानलैन का समर्थन करके दुआन वुइया को अपमानित किया था। अधिकारी मेंग वू फैंग ने राजकुमारी की हत्या का प्रयास किया था। हालांकि वह मर चुका है, लेकिन उसका भाई मेंग हान अभी भी शाही अंगरक्षकों का अधिकारी है। मुझे लगता है कि पूरी जांच करना आवश्यक है। मेंग हान, तुम शाही अंगरक्षकों के अधिकारी का पद संभालने के लिए उपयुक्त नहीं हो। जब दुआन वुइया ने बोलना समाप्त किया तो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। दूसरा राजकुमार बेहद क्रूर और निर्दयी था। मेंग हान उनके तर्क का खंडन नहीं कर सका। मेंग हान का दिल भी जोर से धड़कने लगा। वह चाहता था कि दुआन वुइया को उसे बर्खास्त करने के ऐसे बहाने ढूंढने के लिए मौत की सजा मिले। मेंग हान ने मुड़कर दुआन तियानलैन की ओर देखा, जो चुप था। दुआन तियानलैन खुद भी एक नाजुक स्थिति में था। दुआन वुइया ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि वह उसके साथ क्या करेगा, अन्यथा वह इतना विनम्र नहीं रहता। हालांकि उस समय वह दूसरे राजकुमार को नाराज नहीं करना चाहता था। दूसरा राजकुमार उग्र, निडर और कठोर था। मेंग हान ने देखा कि दुआन तियानलैन चुप है तो उसने दुआन वुइया से कहा, महामहिम, मेंग वू फैंग ने अपराध किए हैं, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है? भले ही वह मेरा भाई था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं और मुझे शाही रक्षक के अधिकारी के पद से बर्खास्त कर सकते हैं? मेंग हान, मैंने ये नहीं कहा कि इसमें तुम्हारा भी हाथ है, लेकिन मेंग वू फैंग शाही परिवार की राजकुमारी की हत्या के प्रयास में शामिल था।
दूसरे राजकुमार होने के नाते मुझे इसकी जांच करनी होगी, ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं पूरी स्थिति को नहीं समझता। जब तक हम पूरी जांच करके सारे तथ्य इकट्ठा नहीं कर लेते तब तक प्रतीक्षा करो। अगर तुम पूरी तरह निर्दोष साबित होते हो तो तुम शाही रक्षक दल के अधिकारी के रूप में अपने पद पर वापस लौट सकते हो। दुआन वू या का तर्क काफी तर्कसंगत लग रहा था, लेकिन सभी जानते थे कि मिन हान को शाही रक्षक दल के अधिकारी पद से हटा दिया गया था, इसलिए उनके लिए दोबारा इतना उच्च पद ग्रहण करना बेहद मुश्किल होगा। वास्तव में ये लगभग असंभव था। मैं मिन हान निर्दोष हूँ, मिन हान ने ठंडे स्वर में कहा। वह सीधा खड़ा था और दुआन वू या को टकटकी लगाकर देख रहा था। उस समय वह अभी भी सत्ता में था और शाही रक्षक उसके आदेशों का पालन करते थे। यदि दूसरा राजकुमार उस पर हमला करना चाहता तो यह इतना आसान नहीं होता। हालांकि समय बीतने के साथ साथ लोग उसकी सहायता के लिए आगे आते। मिन हान, कितनी धृष्टता है उसकी, उसमें दूसरे राजकुमार से इस तरह बात करने की हिम्मत कहां से आई। ऐसा लगता है कि ऊपर से कुछ लोग मिन हान का समर्थन कर रहे हैं, भीड़ में दूर खड़े लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा। मिन हान ने सबके सामने दुआन वू या के कथन का तुरंत खंडन कर दिया था। हे, दुआन वू या हंसा, उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई थी। मिन हान, तुम्हारा मतलब यह है कि मैं तुम्हें बिना किसी आधार के तुम्हारे पद से हटा रहा हूं? क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे? मिन हान, तुम क्या करना चाहते हो? बलपूर्वक अपना पद बरकरार रखना चाहते हो? मैं, मिन हान, दूसरे राजकुमार के आदेश का पालन कैसे नहीं कर सकता था? बात बस इतनी है कि शाही अंगरक्षक बल के अधिकारी का पद बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे अलावा कोई और इसे नहीं निभा सकता। इसके अलावा शाही अंगरक्षक भी मुझे अपना भाई मानते हैं, वे नहीं चाहते कि कोई और मेरी जगह ले। क्या ऐसा है? दुआन वू या ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा, जिससे मिन हान के चेहरे के भाव बदल गए। क्र उद्धरण चिन्ह। हवा में एक हल्की और धीमी सी आवाज गूंज उठी। मिन हान बुरी तरह कांप रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। न केवल मिन हान का दिल तेजी से धड़क रहा था, बल्कि यह सब देखकर भीड़ भी तनाव में थी। मिन हान के मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और उसे केवल चांदी के भाले की नोक दिखाई दी जो पीछे से उसकी छाती में घुस गई थी। शाही रक्षक उसके लिए भाइयों की तरह थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई उसकी जगह ले। उनकी आवाज अभी भी लोगों के दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक कठोर थी। मिन हान ने अपना शरीर हिलाया, वह मुड़ना चाहता था, लेकिन भला टस से मस नहीं हुआ। अचानक एक घातक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके अंगों को नष्ट कर दिया। भीड़ स्तब्ध रह गई। उसके मुंह से खून बहने लगा और उसका बेजान शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। मिन हान के बेहोश होने के बाद उसके पीछे खड़े उच्च पदस्थ सैनिक बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। वे सभी बेहद शांत और स्थिर दिख रहे थे। इस उच्च पदस्थ दल में लगभग 30 पहरेदार थे। वे सभी युवा थे, लेकिन उनकी निर्मलता दूसरों के दिलों में भय पैदा करने के लिए काफी थी। मिन हान के भाई मिन वूफेंग ने राजकुमारी को जान से मारने की कोशिश की। मिन हान ने इसे मानने से इनकार कर दिया और महाराज के कथन का बार बार खंडन करता रहा। मैंने, शाही अंगरक्षकों के एक साधारण अधिकारी यूजी ने उसकी अवज्ञा के कारण उसे मार डाला। महाराज, कृपया मेरे इस कदम के लिए मुझे क्षमा करें। यूजी दुआन वू या के सामने घुटने टेककर प्रणाम कर रहा था। यूजी के पीछे शाही अंगरक्षकों की सेना स्थिर खड़ी थी। वे सभी शांत और गंभीर दिख रहे थे, मानो उन्हें जरा भी आश्चर्य न हुआ हो। वे लगभग घटित घटनाओं से सहमत थे। उस दृश्य की निर्ममता देखकर हर कोई दंग रह गया। मिन वूफेंग मेरी छोटी बहन के खिलाफ साजिश रच रहा था और उसे मारना चाहता था। मिन हान ने जरा भी पछतावा नहीं जताया और अपने भाई के अपराध को मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा वह मेरे साथ बेहद बदतमीजी से पेश आया। भले ही यूजी ने मिन हान को मार डाला और यह एक अपराध है, फिर भी यह शाही परिवार के प्रति वफादारी और समर्पण का प्रतीक है। दुआन वू या धीरे धीरे बोल रही थी और फिर बोली, आज मिन हान की मृत्यु हो गई, लेकिन अंगरक्षकों के लिए एक अधिकारी का होना जरूरी है। यूजी, तुम्हें फिलहाल शाही अंगरक्षकों के अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। धन्यवाद महाराज, यूजी ने आदरपूर्वक झुकते हुए और घुटने टेकते हुए कहा। तुरंत बाद वह खड़ा हो गया और उसी समय उसके पीछे खड़े उच्च पदस्थ शाही अंगरक्षकों ने भी आदरपूर्वक झुककर एक स्वर में कहा, महामहिम बुद्धिमान और दयालु हैं, हम अपने नए अधिकारी के लिए आपके आभारी हैं। सभी साधारण शाही अंगरक्षक स्तब्ध रह गए और उन्हें अभी अभी समझ में आया कि क्या हुआ है। फिर वे धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गए और एक साथ चिल्लाए, महामहिम, हमारे नए अधिकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये बेहद तेज आवाजें भीड़ में गूंज रही थीं। लोगों के दिल जोर से धड़क रहे थे, वे शांत नहीं हो पा रहे थे। कितना क्रूर और शक्तिशाली! दुआन वू या शाही रक्षकों को इतनी आसानी से नियंत्रित कर लेता था। उसके तरीके वाकई बेहद कठोर थे। अगर भीड़ को ये पता नहीं होता कि यूजी दुआन वू या के गुटों में से एक है, तो तरह तरह की अफवाहें फैल जाती। लिन फेंग ने शांत भाव से दुआन वू या को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ी सी ठंडक थी। दुआन वू या खतरनाक थी, बेहद खतरनाक। सब लोग खड़े हो जाओ, दुआन वू या ने हाथ हिलाते हुए कहा। जो लोग अभी भी घुटनों के बल बैठे थे, वे धीरे धीरे खड़े हो गए, लेकिन काफी देर तक वे शांत नहीं हो पाए। शाही रक्षक दल के अधिकारी जैसा महत्वपूर्ण पद इतनी आसानी से हस्तांतरित हो गया था। दुआन वू या की राय थी कि इसमें कुछ भी खास या आश्चर्यजनक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो शाही रक्षक दल उसके लिए कोई खास महत्व नहीं रखता था। यूजी, अब तुम शाही रक्षक दल की अधिकारी हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। यूजी ने सिर हिलाया और झुककर कहा, महामहिम, मैं अब गार्डों के साथ निकलूंगी और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर गश्त करूंगी। ठीक है, आप जा सकते हैं, दुआन वू या ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुरंत बाद कई दसियों हजार गार्ड चले गए। केवल दुआन रेन शहर के गार्ड ही वहां बचे रहे, जो मृत्युदंड के मंच को घेरे हुए थे।
कोई भी उन्हें धमका नहीं सकता था। दुवान तियानलैंग और उसके बेटे के चेहरे के भाव दिन ब दिन और भी भयावह होते जा रहे थे। दुवान तियानलैंग लियू कांगलैन को मारना चाहता था, लेकिन ठीक उसी समय लिन फैंग और दुवान शिनये वहां आ गए। वे तुरंत वहां पहुंच गए और लियू कांगलैन को मारना नामुमकिन हो गया। अब वह जिंदा रहने वाला था। इसके अलावा दुवान हान लियूफी से शादी करना चाहता था। लियू कांगलैन की जान को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वह उसके साथ संबंध बनाने को तैयार नहीं होती तो वह लियू कांगलैन से मुंह मोड़ लेगा और फिर उसकी मौत हो जाएगी। लियूफी उससे नफरत करती थी और उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। जिस बात से वे ईर्ष्या से जल रहे थे वही ये थी कि लिन फैंग चिशी सेना का सरदार बन चुका था और उसने अपने गृहनगर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा दुवान वुया ने शाही अंगरक्षकों के अधिकारी के रूप में एक नए व्यक्ति को नियुक्त किया था। यह उनके लिए एक करारी हार थी। यह सब कुछ एक ही व्यक्ति की वजह से हुआ था, लिन फैंग। उस समय दुवान तियानलैंग और उसका बेटा लिन फैंग को बर्फीली ठंडी निगाहों से देख रहे थे। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हत्या का भाव स्पष्ट था और उसने इसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। लिन फैंग, हम इसे अभी रोक रहे हैं, दुवान वुया ने धीमी आवाज में कहा जब उसे लगा कि लिन फैंग मारने के लिए तैयार है। दुवान तियानलांग का रुतबा बहुत ऊंचा था, वह दुवान वंश का एक कुलीन व्यक्ति था। दुवान तियानलांग शाही परिवार का सदस्य था। उसे मारना मेंग हान को मारने जितना आसान नहीं था, इसके लिए एक उचित कारण की आवश्यकता होगी। उस समय लिन फैंग के पास दुवान तियानलैंग को मारने का कोई बहाना नहीं था। जी हाँ महाराज, आज जो कुछ हुआ फिलहाल के लिए समाप्त हो गया है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। सैनिकों ने राहत की सांस ली। दुवान तियानलैंग अपने किए के बाद भी जीवित रहेगा, भले ही इतने सारे लोगों का खून उसके हाथों पर लगा हो। बेशक वे लिन फैंग को दोष नहीं दे रहे थे। उसने जो किया था वह बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर लिन फैंग वहां नहीं होता तो लियू कांगलैन को फांसी दे दी जाती और उनका भी अंत निश्चित था, क्योंकि उन्हें विद्रोही सेना माना जाता। लेकिन उसी क्षण लिन फैंग ने मुड़कर दुवान तियानलैंग और दुवान हान की ओर देखा और कहा, आज जो हुआ वो तो अब के लिए खत्म हो गया है, लेकिन पिछली बार दुवान तियानलैंग ने यूनहाई संप्रदाय को खत्म करने के लिए एक सेना भेजी थी। यूनहाई संप्रदाय में खून खराबा मच गया था। मैं लिन फैंग यूनहाई संप्रदाय का शिष्य होने के नाते अपने दिल में बसी नफरत के कारण बदला लेना चाहता हूँ। इसलिए दुवान तियानलैंग की मृत्यु के बिना मेरे और उसके बीच की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। भीड़ स्तब्ध रह गई, मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। लिन फैंग पहले यूनहाई संप्रदाय का शिष्य था, इसलिए उसके पास पुराने झगड़ों को न सुझाने का बहाना था। तो बात यह है, दुवान तियानलांग ने यूनहाई संप्रदाय का सफाया कर दिया, जिसका लिन फैंग कभी शिष्य हुआ करता था। दुवान तियानलांग के प्रति उसकी नफरत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी बात कैसे भूल सकता है? दुवान तियानलांग उसका दुश्मन है और ये नफरत उसके दिल में इतनी गहराई से बैठी है कि कोई हल नहीं निकल सकता। ऐसे तर्क के साथ दुवान वुया भी कुछ नहीं कह सकता। भीड़ में मौजूद सभी लोग स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने लिन फैंग को मुड़ते हुए देखा। उसने सैनिकों और विशेष रूप से रेन किन कून की ओर देखा। अधिकारी रेन, आपको असुविधा पहुंचाने के लिए क्षमा करें, कृपया सैनिकों को शहर से बाहर ले जाकर मेरा इंतजार करें। मुझे यहाँ कुछ काम है, काम खत्म होने पर मैं आपके पास आऊंगा, लिन फैंग ने रेन किन कून से कहा। तुरंत ही सेना के भीतर से कई लोग चिल्लाने लगे, हम नहीं जा रहे, अधिकारी यही है, हम यहीं रहेंगे। हाँ, हम अपने अधिकारी के साथ ही रहेंगे। चीशी के सैनिक विरोध में नारे लगा रहे थे। भीड़ हैरान थी। लिन फैंग इतना युवा था और उसके सैनिक पहले से ही उसके प्रति अत्यंत वफादार और समर्पित थे। ये भावनाएं उनके दिलों में गहराई से बसी हुई थीं। आश्चर्यजनक रूप से लियू कांगलैन द्वारा लिन फैंग को अपना नया अधिकारी नियुक्त करने से पहले ही उन्होंने उसे अपना नेता मान लिया था। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, अगर जल्दी नहीं करोगे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा, लिन फैंग ने बर्फीली आवाज में कहा। सभी सैनिक थोड़े हैरान रह गए। अधिकारी रेन, असुविधा के लिए क्षमा करें, लिन फैंग ने ठंडे लहजे में सैनिकों और फिर रेन किन कून की ओर देखा। अगर वे उसके साथ रहते तो यह उसी दिन हुई समस्याओं के बारे में बात करने जैसा ही होता। भले ही यह अपने आप में वही बात थी, लेकिन अब यह दुवान तियानलैंग और चीशी सेना के बीच के झगड़े के बारे में नहीं था। लिन फैंग को अपने बदले के कारण को सही ठहराने की जरूरत थी, क्योंकि दुवान वुया वहां मौजूद थी। दुवान वुया ने लियू कांगलैन को रिहा कर दिया था और उन्हें शाही मंत्री का पद दिया था। उन्होंने लिन फैंग को मार्क्विस की उपाधि दी थी। इन सभी चीजों का उद्देश्य उन्हें युद्ध के कारण उत्पन्न मुद्दों को आगे बढ़ाने से रोकना था। अगर लिन फैंग ऐसा करना जारी रखता तो दुवान वुया इसे बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए उस समय उसने एक नया कारण बताया। यूनहाई संप्रदाय नष्ट हो चुका था, इसलिए सैनिकों को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, रेन किन कून ने कहा। वह लिन फैंग की बात को भली भांति समझ गया था। रेन किन कून ने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, अपने आदेश का पालन करो, तुरंत शाही शहर छोड़ दो। इतना कहकर रेन किन कून मुड़ी और धीरे धीरे चली गई। सैनिकों ने, भले ही वे अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कर रहे थे, फिर भी लिन फैंग के आदेश का पालन किया और घोड़ों पर सवार होकर चले गए। तुरंत बाद रेन किन कून भी उनके साथ चली गई। कुछ ही समय बाद सभी सैनिक शाही शहर छोड़कर चले गए। वह इलाका सुनसान लग रहा था। उस पूरे इलाके में केवल लिन फैंग, मेन किंग, सेलेस्टियल स्वॉर्ड बटालियन, दुआन वुया, दुआन शिनये, दुआन तियानलैंग और उसका बेटा ही बचे थे। उसी क्षण दुआन तियानलैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बुरी नजर से लिन फैंग को घूरने लगा। वह लड़का हार मानने वाला नहीं था।
दुवान वुइया ने भी नहीं सोचा था कि लिन फैंग इतना जिद्दी होगा, लेकिन लिन फैंग ने यूनहाई संप्रदाय के विनाश और यूनहाई संप्रदाय के शिष्य के रूप में अपनी स्थिति का जिक्र किया था। स्वाभाविक रूप से उसके दिल में घृणा भर गई। लिन फैंग, उसी क्षण दुवान वुइया ने चिल्लाकर कहा। लिन फैंग मुड़ा और तुरंत उसे यह कहते हुए सुना, लिन फैंग, दुवान तियानलांग शाही परिवार का सदस्य है। शाही परिवार का सदस्य होने का उसका पद माक्विस से भी ऊंचा और अधिक सम्मानजनक है। तुम उस पर हमला नहीं कर सकते। मुझे पता है, लिन फैंग ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। दुवान वुइया थोड़ा हैरान थी, क्योंकि जब लिन फैंग को पता था तो उसे और क्या चाहिए था। महामहिम, दुवान तियानलांग शाही परिवार के सदस्य और आपके चाचा हैं। उनका रुतबा बेहद ऊंचा और सम्माननीय है। मैं जाहिर तौर पर उन पर हमला नहीं करूंगा, लिन फैंग ने तटस्थ स्वर में कहा। भीड़ को उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन तभी उन्होंने लिन फैंग को आगे बोलते सुना। हालांकि अतीत में दुवान तियानलैंग अपने बेटे दुवान हान को साथ लाया था, जिसने यूनहाई संप्रदाय यानी मेरे संप्रदाय के नरसंहार में उसकी मदद की थी। दुवान हान बेहद घमंडी है और खुद को मुझसे बेहतर समझता है। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब हम लड़ेंगे तो मैं उसके एक भी हमले का सामना नहीं कर पाऊंगा। अब दुवान हान, जो एक साधारण सा रईस है, मेरे सामने खड़ा है। मैं, लिन फैंग, पहले से ही एक माक्विस हूँ। उसके साथ युद्ध करना मेरे लिए काफी होना चाहिए। अभी इसी वक्त मैं चाहता हूं कि वह मुझे ज्ञान दे, जैसा कि उसने अतीत में कहा था। जब भीड़ ने लिन फैंग की आवाज सुनी तो वे तुरंत समझ गए कि उसका निशाना कौन था। वह दुवान तियानलैंग नहीं बल्कि दुवान हान था। लिन फैंग दुवान हान को चुनौती दे रहे थे। हालांकि उस समय दुवान हान लड़ना नहीं चाहता था। उसे यूनहाई संप्रदाय का वह दिन याद था जब वह खुद को बेहद शक्तिशाली समझता था, लेकिन उस समय लिन फैंग से लड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया था। लिन फैंग हमेशा से दुवान हान से ज्यादा ताकतवर था। दुवान हान में अब लिन फैंग से लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। दुवान हान असहज महसूस कर रहा था और लिन फैंग को घूर रहा था। उसके चेहरे पर भयानक भाव थे। भला वह लिन फैंग की चुनौती कैसे स्वीकार करता। हम मना करते हैं, दुआन हान, और मुझे काम है। हमारे पास समय नहीं है, दुआन तियानलैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। क्या काम है? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। दुआन तियानलांग, जब तुम यूनहाई संप्रदाय को नष्ट करने गए थे तो क्या तुमने यूनहाई संप्रदाय के लोगों से पूछा था कि क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? दुआन तियानलैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये तो हास्यास्पद था, वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? दुआन तियानलैंग, जब राजकुमारी को ले जाया गया तो आपके सैनिकों ने मेरा रास्ता रोक दिया और मुझे मारने की कोशिश की। क्या आपने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास समय था? लिन फैंग ने दुआन तियानलैंग की बात अनसुनी करते हुए कहा। इसके अलावा दुआन तियानलैंग, जब तुमने और तुम्हारे बेटे ने मुझे मारने के लिए जाल बिछाया, जिसके कारण ज़ुयू सेना के लाखों सैनिक मारे गए, और फिर युद्ध क्षेत्र छोड़कर वापस आकर लियू कांगलैंग को फांसी देने की कोशिश की, तो क्या तुमने बाकी लोगों से पूछा था कि क्या वे इससे सहमत थे? लिन फैंग की आवाज तेज होती जा रही थी। उसके शरीर से एक ठंडी और घातक ऊर्जा निकल रही थी। हमेशा शांत रहने वाला लिन फैंग गुस्से से आग बबूला हो रहा था। कितना शक्तिशाली! लिन फैंग का मतलब यह था कि कोई विकल्प नहीं था, वह दुआन हान से लड़ेगा, चाहे उसके रास्ते में कोई भी खड़ा हो। लिन फैंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और वह दुआन हान को भूल रहा था। फिर उसने बर्फीले स्वर में कहा, दुआन हान, पुराने दिनों में यूनहाई संप्रदाय में तुम सबको अपने से नीचा समझते थे, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं होने दी गई। तुम्हें भी वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। आज हम अपनी लड़ाई खत्म करते हैं। जब लिन फैंग ने बोलना समाप्त किया तो वह आगे बढ़ने लगा। वह लड़ाई एक उचित बहाने के कारण हो सकती थी। ये लड़ाई की इच्छा के बारे में नहीं थी, यह उनकी अधूरी लड़ाई को समाप्त करने के बारे में थी। साधना की दुनिया में लिन फैंग हमेशा बादलों में उड़ने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता जा रहा था। हिम्मत है तो करके दिखाओ, दुआन तियानलैंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। फिर वह आगे बढ़ने लगा और उसके शरीर से एक घातक ऊर्जा निकली। लिन फैंग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अपने बेटे दुआन हान को मारना चाहता था। भला दुआन तियानलैंग इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? रुको! क्रोधित मेन किंग चिल्लाए। बर्फीली ऊर्जा और बल ने वातावरण को घेर लिया। मेन किंग ने कुछ कदम बढ़ाए और दुआन तियानलैंग के सामने जा गिरी। दुआन तियानलैंग के पास भी जुबानची स्तर की शक्ति थी। अगर लिन फैंग दुआन हान को मारना चाहता तो वह दुआन तियानलैंग का सामना कैसे कर पाता? जाहिर है मेन किंग को इसमें दखल देना ही था। लिन फैंग को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, ये तो स्पष्ट था। कच्चा वातावरण में और भी अधिक बर्फ दिखाई देने लगी। दुआन तियानलैंग आश्चर्यचकित रह गया। उसके चेहरे के भाव भयावह थे। उसके शरीर से तलवार की ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा निकली। दुआन तियानलैंग के पास रक्त आत्मा थी और उसने अपने रक्त में निहित शक्ति को जागृत कर लिया था, लेकिन वह शक्ति बहुत कमजोर थी, इसलिए वह अपनी तलवार आत्मा का भी उपयोग कर रहा था। दुआन हान के पास भी तलवार आत्मा थी, दोहरी आत्मा। एक लंबी तलवार प्रकट हुई जो आकाश की ओर इशारा कर रही थी। उसकी तलवार की आत्मा और उसके हाथ में मौजूद तलवार एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में प्रतीत हो रही थी। दोनों एक दूसरे जितनी ही तेज थी। इसके अलावा उस समय लिन फैंग धीरे धीरे दुआन हान की ओर बढ़ रहा था। लिन फैंग के हर कदम से दुआन हान के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। दुआन हान लगातार पीछे हटता जा रहा था। पहले यूनहाई संप्रदाय में तुम बहुत उत्साही, जोशीले और साहसी थे। आज तुम एक डरपोक कुत्ते की तरह सहमे हुए हो, लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते। लिन फैंग ने ये बातें मजाक में कही थी। उसे दुआन हान को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि दुआन तियानलांग को भी मेन किंग और उसकी ताकत याद होगी, जिससे वह अपने बेटे दुआन हान को मरते हुए देख सकेगा और बदले में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लिन फैंग दुआन तियानलैंग को यह समझाना चाहता था कि पहले तो उसके पास लिन फैंग को धमकाने की ताकत थी, लेकिन अब लिन फैंग उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे मार डाले तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगा।
वह उसे दिखाएगा कि वह वास्तव में कितना क्रूर हो सकता है और उसके बेटे को उसकी जगह पर तरपाएगा। जब लोगों ने लिन फैंग को धीरे धीरे दुआन हान की ओर बढ़ते देखा तो उनके दिल की धड़कन भी तेज हो गई। जब दुआन वुया ने देखा कि लिन फैंग दुआन परिवार के वंशज दुआन हान को मारना चाहता है तो उसने आश्चर्यजनक रूप से उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जिसका मतलब था कि उसने मौन सहमति दे दी थी। मरना। लिन फैंग लगातार करीब आता जा रहा था। दुआन तियानलैंग ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी तलवार से वातावरण को चीर दिया। तलवार की असीम ऊर्जा प्रकट हुई और बर्फ की दुनिया को चीरती हुई आगे बढ़ी। तलवार की ऊर्जा और बर्फ की ऊर्जा के टकराने की आवाज हवा में गूंज उठी। बर्फ का हीरा, मेन किंग ने धीमी आवाज में कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और एक बर्फ का क्रिस्टल प्रकट हुआ और दुआन तियानलैंग की तलवार को पूरी तरह से जमा दिया। लिन फैंग दुआन हान के बेहद करीब था। एक तीव्र और घातक ऊर्जा ने दुआन हान के शरीर को पूरी तरह से घेर लिया। ये घातक ऊर्जा से भरी हुई थी। उस घातक ऊर्जा के आगे दुआन हान में प्रतिरोध करने का साहस भी नहीं था। लिन फैंग की मृत्यु देवता जैसी आभा ही उसे भय से कांपने के लिए काफी थी। क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? जब तुम चट्टान की चोटी पर थे और निर्मम होकर यूनहाई संप्रदाय के सदस्यों का कत्लेआम देख रहे थे, तब तुम्हें सुकून और संतुष्टि महसूस हो रही थी, है ना? जब तुमने और तुम्हारे पिता ने कुछ लाख सैनिकों को मरवा दिया तो क्या तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि तुम्हारी योजना एक बड़ी सफलता थी? लिन फैंग की आवाज में बुराई झलक रही थी और उसकी शीतलता ने दुआन हान के दिल में प्रवेश कर दिया। आहे! दुआन तियानलैंग ने जानवर की तरह चिल्लाते हुए अपनी तलवार फेंक दी और दुआन हान की ओर छलांग लगा दी। जमा हुआ दिल, मेन किंग ने धीमी आवाज में कहा। दुआन तियानलैंग बुरी तरह कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल पूरी तरह जम गया हो। उसके मुंह से खून बहने लगा। लेकिन दुआन तियानलैंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए केवल उसका बेटा ही मायने रखता था। उसका बेटा मर नहीं सकता था। ओह, तुम आ गए। लिन फैंग ने अपने होठों के कोने पर बर्फीली मुस्कान लिए कहा। अचानक उसकी आकृति गायब हो गई। वह अंधेरे के शून्य में समा गया। मर जाओ, शून्य से एक आवाज आई। भीड़ ने देखा कि उस खालीपन के बीचों बीच एक क्रॉस प्रकट हुआ। वह क्रॉस बहुत ही तेजस्वी और आंखों को चकाचौंध करने वाला था। शश, उद्धरण चिन्ह। वह क्रॉस एक खूनी तलवार में बदल गया। दुआन हान की गर्दन पर एक छोटा सा क्रॉस था, एक छोटा सा खून से सना हुआ क्रॉस। दुआन तियानलैंग थम गया। उसका मुंह खुला रह गया। वह असीम ठंड महसूस कर रहा था और अपने बेटे दुआन हान को घूर रहा था, जिसने अपना सिर थोड़ा सा उठाकर अपने पिता की ओर देखा। दुआन तियानलैंग उसकी गर्दन पर क्रॉस का निशान और उससे लगातार बहता खून देख सकता था। दुआन हान! दुआन तियानलैंग ने भारी आवाज में चिल्लाया। वह सिर से पैर तक कांप रहा था। उसने अपने बेटे को पकड़ा और कसकर गले लगा लिया। उसने अपने बेटे के होंठ हिलते हुए देखे, लेकिन खून में लथपथ होने के कारण वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसी क्षण उसका बेटा उसकी बाहों में गिर पड़ा। खांसी, खांसी। दुआन तियानलैंग खांसा और उसके मुंह से खून निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसका बेटा मर चुका था। लिन फैंग ने उसे मार डाला था और उसकी बाहों में ही उसकी मौत हो गई थी। ठीक उसी क्षण जब वह अपने बेटे के पास लगभग पहुंच ही गया था, लिन फैंग ने उसे मजबूर किया कि वह अपने बेटे को अपने ही खून में डूबते हुए देखे। परछाई की तरह अदृश्य, अदृश्य और मौन, वह थी घातक क्रॉस की परछाई। दुआन तियानलैंग, तुम्हें दर्द होता है ना? उस समय यूनहाई संप्रदाय में जब तुमने उन सभी लोगों का नरसंहार किया था, या उसके बाद जब तुमने कुछ लाख सैनिकों के लिए जाल बिछाया था, तब तुमने उनके दोस्तों और परिवारों के बारे में नहीं सोचा था। तुमने उस दर्द के बारे में भी नहीं सोचा था जिससे उन्हें गुजरना पड़ेगा। दुआन तियानलैंग के पीछे खड़े होकर यह सब देख रहे लिन फैंग ने कहा। लिन फैंग! दुआन तियानलैंग ने घातक ऊर्जा छोड़ते हुए क्रोधपूर्वक चिल्लाया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे लाखों टुकड़ों में काट देना चाहते हो। मैं तुम्हारी नफरत समझता हूं क्योंकि मैं भी उस नफरत को अपने अंदर महसूस करता हूं, और मेरी नफरत तुम्हारी नफरत से कहीं ज्यादा भयानक है, लिन फैंग ने शांत स्वर में कहा। फिर उसने आगे कहा, अब मामला तुम्हारे और मेरे बीच का है। अगर तुम्हें मुझे मारने का मौका मिले तो कोशिश जरूर करना, क्योंकि अगर कभी मुझे तुम्हें मारने का मौका मिला तो मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगा और कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। बात करते करते लिन फैंग मुड़ा। उसकी परछाई एक पल के लिए रुकी और वह वापस अपनी मूल स्थिति में आ गया। तुरंत बाद उसने दुआन वुया से कहा, महामहिम, मैं अब विदा लेता हूं। दुआन वुया ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, लिन फैंग, मैं झील के किनारे प्रेम रोग वन में तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। लिन फैंग ने कुछ बुदबुदाया, लेकिन तुरंत बाद सिर हिलाकर कहा, ठीक है। फिर लिन फैंग ने हाथ हिलाया। जिन लोगों ने कांसे के मुखौटे पहन रखे थे, भले ही उनके चेहरे ढके हुए थे, फिर भी उन सभी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। वे प्रेरित और उत्साहित दिख रहे थे। इनमें से कई लोग यूनहाई संप्रदाय के शिष्य हुआ करते थे। दुआन तियानलैंग और दुआन हान ने यूनहाई संप्रदाय का सफाया कर दिया था, इसीलिए उनके चेहरों पर गुलामी के निशान खुदे हुए थे। दुआन तियानलैंग और दुआन हान उनके कट्टर दुश्मन थे। जब उन्होंने लिन फैंग को दुआन हान को मारते और दुआन तियानलैंग को ऐसी स्थिति में धकेलते देखा तो वे संतुष्ट क्यों नहीं होते। उन्होंने ठंडी निगाहों से दुआन तियानलैंग को देखा, फिर मुड़कर लिन फैंग के पीछे चल दिए। फिर वे सब एक साथ घोड़ों पर सवार होकर चले गए। दुआन तियानलैंग ने आक्रोश या क्रोध का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने कोई भी अविवेकी हरकत नहीं की। मेन किंग ने उसे पहले ही बुरी तरह घायल कर दिया था। मेन किंग के रहते हुए उसके लिए लिन फैंग को मारना असंभव था। अगर वह लिन फैंग पर हमला करता तो मेन किंग उसे और भी घायल कर देती। वह खूबसूरत लड़की कौन थी जिसका चेहरा एक महीन घूंघट से ढका हुआ था, और वह लिन फैंग का पीछा क्यों कर रही थी? वह बेहद ताकतवर थी। लिन फैंग, अगर मैं दुआन तियानलांग तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा, दुआन तियानलांग ने कहा और महसूस किया कि उसके बेटे की त्वचा ठंडी और बेजान होती जा रही है।
उसने एक लंबी और दर्द भरी चीख निकाली। इलाके में तेज हवा चल रही थी, सबको ठंड लग रही थी। वे धीरे धीरे गायब होती परछाइयों को देख रहे थे। वे सब समझ गए थे कि ज़ुयू के पास एक असाधारण युवा प्रतिभा है। उसने दुश्मन सैनिकों को एक शहर में घेर लिया, उसे आग लगा दी और लाखों सैनिकों को मार डाला। उसने अनंत दूरी तय की, राजकुमारी को बचाया और उसे जीवित वापस ले आया। उसने शाही शहर के एक अधिकारी को मार डाला। उसने लियू कांगलैन को बचाया, जिसे दुआन तियानलैन द्वारा फांसी दी जाने वाली थी। वह एक मार्क्विस बन गया और एक शहर पर कब्जा कर लिया और फिर उसने अपने पिता की आंखों के सामने दुआन हान को मार डाला। लिन फैंग का नाम निश्चित रूप से पूरे देश में प्रसिद्ध होने वाला था। शाही शहर के बाहर सेना एकत्रित हो चुकी थी। उसी क्षण शहर का द्वार खुला और बख्तरबंद घोड़ों का एक समूह उससे होकर गुजरा। देखते ही देखते भीड़ ने द्वार की ओर देखा। लिन फैंग ने पूरी भीड़ को देखा। वह थोड़ा हैरान था। वह चौंक गया और आगे बढ़ा। इसके अलावा 3 शख्स उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। ये तीनों व्यक्ति थे मध्य टुकड़ी के अधिकारी रेन किंग कुन, बाईं टुकड़ी के अधिकारी फेंग यूहान और दाईं टुकड़ी के अधिकारी लेई किंग तियान। क्या अब अंकल लियू इन सभी सैनिकों के प्रभारी हैं? लिन फैंग ने तीनों अधिकारियों से पूछा। उस समय शहर के बाहर सभी सैनिक लाल कवच पहने हुए थे और चीशी के बख्तरबंद घोड़ों पर सवार थे। वे सभी चीशी के सैनिक थे। इसके अलावा अन्य अधिकारी उनका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। सैनिकों ने लिन फैंग की ओर देखा और सभी अपने घोड़ों से नीचे कूद गए और फिर सभी घुटने टेक दिए। हम चीशी सैनिक अपने नए अधिकारी का स्वागत करते हैं, सैनिकों ने एक साथ अत्यंत जोर से कहा, जिससे जमीन हिल उठी। इससे कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, यहां तक कि दूर खड़े लोगों का भी। लिन फैंग भी आश्चर्यचकित रह गया। सब लोग खड़े हो जाओ, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन फैंग ने कहा। लिन फैंग रेन किंग कुन घोड़े पर सवार होकर लिन फैंग की ओर बढ़ा और फिर बोला, लिन फैंग, जनरल ने इन सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है। सैनिकों को बर्खास्त कर दिया? लिन फैंग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। लियू कांगलैन क्या कर रही थी? लेकिन सेनापति का अनुसरण करने वाले मुट्ठी भर सैनिकों को छोड़कर बाकी सभी ने जाने से इनकार कर दिया। वह केवल उन्हीं सैनिकों को दुआन रेन शहर वापस ले गया जो उसका अनुसरण करने को तैयार थे और हमें आपके लिए यहीं इंतजार करने के लिए छोड़ गया। मेरा इंतजार करना? जी हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ, रेन किंग कुन ने शांत और गंभीर स्वर में कहा। फिर धीरे से बोला, लिन फैंग, सेनापति ने कहा है कि दुआन रेन शहर में रुकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मो युए ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो उनका मुकाबला करने के लिए कोई सेना नहीं बचेगी। इसलिए सेनापति ने पूरी सेना को यहीं रुकने का आदेश दिया है। लिन फैंग, अब आप एक मार्क्विस हैं, आप चीशी सेना के अधिकारी हैं और चुनकी यांगजो शहर की जागीर आपके पास है, इसलिए आप अपनी निजी सेना रख सकते हैं। जनरल ने हमें आपके साथ रहने और ज़ुयू देश के बजाय आपके प्रति वफादारी निभाने का आदेश दिया है। आपकी निजी सेना के रूप में हम यांगजो शहर आपकी जागीर में जा सकते हैं। अब से चीशी सेना आपके साथ साथ हमारे आदेशों का भी पालन करेगी। रेन किंग कुन की बातों ने लिन फैंग के दिल की धड़कन बढ़ा दी। क्या लियू कांगलैन चीशी सेना की कुलीन टुकड़ियों के साथ साथ उसके 3 अधिकारियों को भी उसे अपनी निजी सेना के रूप में सौंप रहा था? बहरहाल अब वह एक मार्क्विस था, उसके पास यांगजो शहर में अपनी निजी सेना को रखने के लिए पर्याप्त जगह थी। फिर युन हाई संप्रदाय। लिन फैंग ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और गहरी सांस ली। उसने रेन किंग कुन की ओर देखा और कहा, मैं सहमत हूँ। प्रेम में डूबे जंगल में हमेशा की तरह धुंध छाई हुई थी। जमीन के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। यह धरती पर स्वर्ग जैसा लग रहा था। पवेलियन में 2 लोग लवसिक अल्कोहल पी रहे थे। उनमें से एक दुआन वुया थी। दूसरा व्यक्ति एक बुद्धिमान, सुरुचिपूर्ण, आकर्षक और जोशीला शख्स था। वह व्यक्ति सहज और निडर प्रतीत होता था। उस समय भी उसने अपना कवच पहन रखा था, एक अधिकारी का कवच। वह राजसी दिख रहा था। वह शाही अंगरक्षकों का अधिकारी था। यूजी, आप क्या सोचते हैं? दुआन वुया ने प्रेम रोग से पीड़ित शराब का घूंट लेते हुए उदासीनता भरे लहजे में कहा। महामहिम, युद्ध से पहले ही मैंने स्थिति को सुरक्षित कर लिया था। सभी शाही रक्षक अब हमारे गुट में हैं। अब केवल एकजुटता और शुद्धिकरण का काम बाकी है। आज से ये रक्षक आपके अधीन है, महामहिम। ओह, दुआन वुया ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। यह बताना असंभव था कि वह खुश था या चिंतित। वह भावहीन और मौन था। उसी क्षण काले कपड़े पहने एक व्यक्ति मंडप की ओर आ रहा था और वहां पहुंचकर उसने दूसरे राजकुमार के सामने थोड़ा झुककर कहा, महामहिम। नान शान, बैठ जाओ, दुआन वुया ने हाथ हिलाते हुए और कोमल और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। नान शान ने हल्के से सिर हिलाया और तुरंत यूजी के सामने बैठ गया। उसने कहा, महामहिम, लियू कांगलैन दुआन रेन शहर लौट गया है, लेकिन उसने अपनी सेना लिन फैंग को सौंप दी है। वह चाहता है कि वे उसके साथ रहें। बहुत अच्छी खबर है, दुआन वुया ने रुककर सिर हिलाते हुए कहा। शायद तब वह इनका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए कर पाएगा। यूजी, शाही अंगरक्षकों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वापस जाना चाहिए, दुआन वुया ने यूजी से कहा। यूजी ने हल्के से सिर हिलाया और विदा ली। तुरंत बाद वह मंडप से निकल गया। यूजी की परछाई को जाते हुए देखते हुए नान शान ने कहा, महामहिम, आपको शाही अंगरक्षकों में शामिल होने पर बधाई। दुआन वुया ने सिर हिलाते हुए कहा, आज की सबसे बड़ी उपलब्धि इंपीरियल गार्ड्स नहीं है। दुआन तियानलांग, मेंग हान और अन्य लोगों ने महाराज की परवाह नहीं की और उनके खिलाफ काम किया। मेंग हान की मृत्यु हो चुकी है। दुआन तियानलांग अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। बाकी लोग भी स्थिति से भलीभांति परिचित होंगे, नान शान ने कहा। दुआन वुया आमतौर पर बहुत दयालु और सौम्य स्वभाव के थे। इसी वजह से कई लोग ये भूल जाते थे कि वे बेहद शक्तिशाली भी थे।
नानशान कई वर्षों से दुवान वुया का अनुसरण कर रहे थे। वे अच्छी तरह समझते थे कि जो लोग दुवान वुया को मानते हैं उनका अंत दुखद परिस्थितियों में ही होता है। यहाँ तक कि अत्यंत बलवान, शक्तिशाली, निर्दयी और क्रूर उच्च अधिकारी युवराज भी अपने भाई को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा नहीं है, दुवान वुया ने सिर हिलाते हुए कहा। नानशान थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत बोला, लिन फैंग। जी हाँ, ये लिन फैंग ही है। दुवान वुया ने सिर को थोड़ा हिलाते हुए कहा, अब सबको पता चल गया है कि लिन फैंग मेरे गुट का ही एक सदस्य है। भले ही शाही रक्षक शहर की रक्षा करते हैं और सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन इन सैनिकों की तुलना में वे अभी भी बहुत कमजोर हैं। ये सैनिक ही मेरा लक्ष्य है। दुवान तियानलांग बहुत घमंडी है और दूसरों को नीचा समझता है। वह एक मूर्ख है। हैरानी की बात है कि उसने दुवान शिनये को छूने की हिम्मत की। उसे पता नहीं था, लेकिन उसी क्षण से उसने खुद को बर्बाद कर लिया। वह अब भी सोचता है कि मेरे भाई के साथ उसका कोई मौका है, लेकिन वह एक मृत व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं है। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। उस क्षण दुवान वुया एक मित्रवत व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में तीक्ष्णता, क्रूरता और निर्दयता भरी हुई थी। उसे दुवान शिनये के मोयुए सैनिकों द्वारा अपहरण किए जाने की चिंता नहीं थी। वे दुवान शिनये को मारते नहीं, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि दुवान तियानलैंग वापसी के रास्ते में लिन फैंग और दुवान शिनये को मारने की कोशिश करेगा। नानशान दुवान वुया की निर्दयता को महसूस कर सकता था। वह जानता था कि अगर दुवान तियानलैंग अभी भी जीवित है तो ये केवल समय की बात है। दुवान तियानलांग को यह बात समझ नहीं आई कि राजकुमारी की मृत्यु हो जाने पर वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। उसका अंत निश्चित था। चाहे दुवान वु दाओ जीते या दुवान वुया, दुवान शिनये की हत्या के लिए दुवान तियानलांग को मार दिया जाता। दुवान तियानलैंग को अब भी लगता था कि दुवान वु दाओ राजकुमारी की हत्या करने में उसका साथ देगा। शायद अगर दुवान तियानलैंग के हाथों पर राजकुमारी का खून लगा होता तो दुवान वु दाओ शुरू में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अंत में उसका भी वही हाल होता जो गंभीर अपराध करने वाले बाकी लोगों का होता है। राजनीतिक मामलों में ऐसी बातें आम थीं। वे पर्दे के पीछे गुप्त रूप से काम कर रहे थे और चीजें समझना मुश्किल था। यह देखना मुश्किल था कि बोर्ड पर कौन सा मोहरा कहाँ रखा गया है। नानशान, मुझे बताओ, मैं ये सैनिक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? दुवान वुया ने कहा। नानशान आश्चर्यचकित हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। नानशान जानती थी कि दुवान वुया का क्या मतलब है, जो कि ज़ुयू की सबसे रहस्यमय सेना स्नो ड्रैगन गार्ड्स थी। स्नो ड्रैगन गार्ड इकाई में ज़ुयू के सर्वश्रेष्ठ साधक शामिल थे। तुम्हारे लिए न जानना बिल्कुल स्वाभाविक है, दुवान वुया ने मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्ग व्यक्ति देर सवेर देश का शासन छोड़ देंगे, जिससे मुझे और मेरे भाई को सत्ता और प्रभाव के लिए संघर्ष करने का मौका मिलेगा। मंत्रियों आदि का नेतृत्व करना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो हिम ड्रैगन सेना को प्राप्त करने में सफल होगा वही असली सम्राट बनेगा। नानशान चुप रहा। हिम ड्रैगन सैनिकों के बारे में वह इतना ही जानता था कि वे बेहद शक्तिशाली थे। उसी क्षण दुवान वुया ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखने लगा। महामहिम, मैं अब चलता हूँ, नानशान ने उठते हुए कहा, लेकिन दुवान वुया ने सिर हिलाकर कहा, कोई जरूरत नहीं, यहीं रुकिए। दूर से लिन फैंग प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे और चुपचाप मंडप की ओर बढ़ रहा था, मानो हवा में तैरता हुआ पत्ता हो और धरती में समाहित हो। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा रहस्यमय थी। दुवान वुया थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लिन फैंग का वर्तमान साधना स्तर क्या है? दुवान वुया ने सोचा। दुवान वुया लिन फैंग के साधना स्तर को महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दुवान रेन शहर जाने के बाद से उसमें बहुत बदलाव आ गया था। महामहिम, लिन फैंग ने कहा, जो कुछ देर बाद मंडप में पहुंचे थे। दुवान वुया ने सिर हिलाया। लिन फैंग, जल्दी बैठ जाओ, दुवान वुया ने दोस्ताना अंदाज में कहा। वह एक बार फिर सहज और मिलनसार लग रहा था। वह एक गर्मजोशी और नर्म दिल इंसान प्रतीत होता था। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और नानशान के सामने बैठ गया। इस बार जब लिन फैंग जंगल में दाखिल हुआ तो उसे जरा भी अजीब नहीं लगा। ये स्पष्ट रूप से दुवान वुया की वजह से था। महामहिम, आपने मुझे स्वयं प्रेम पीड़ित वन में बुलाया है, आपको मुझसे किस बारे में बात करनी है? लिन फैंग ने पूछा। लिन फैंग, मेरे साथ इतना बारीकी से पेश आने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़कर मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया है ताकि मैं दुवान शिनये को सुरक्षित वापस लाने के लिए आपका आभार व्यक्त कर सकूं। दुवान वुया ने लिन फैंग के गिलास में थोड़ी शराब डाली और तुरंत अपना गिलास खाली कर दिया। लिन फैंग ने शराब का गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगाया। पीते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, महामहिम, राजकुमारी लापता हो गई थी, उसे वापस लाना मेरा कर्तव्य था। लिन फैंग प्रेम रोग से पीड़ित शराब पीता रहा और उसके दिल में एक रहस्यमय भावना घर कर गई। कैसा लग रहा है? दुवान वुया ने मुस्कुराते हुए पूछा। भले ही मैं शराब की उतनी कद्र नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि लिवसिक अल्कोहल अनोखी और मौलिक है, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या प्रेम पीड़ा के दौरान शिनये आपके दिल में आए? दुवान वुया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। लिन फैंग, ऐसा लगता है कि आपके मन में मेरी बहन जैसी भावनाएं नहीं हैं। लिन फैंग थोड़ा चौंक गया और फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला। उसका मानना था कि शराब पीने से व्यक्ति के सबसे प्रिय व्यक्ति की याद उसके दिल में आ जाती है। लिन फैंग के दिल में लंबे सफेद कपड़े पहने एक पवित्र और शुद्ध आकृति की छवि के अलावा एक छोटा सा हिस्सा राजकुमारी से भी संबंधित था। उसे जी सरकार में बिताया वह दिन याद आया। दुवान शिनये ने उसे इस हद तक प्रभावित किया था कि उसकी छवि उसके मन में उभर आई थी। इसके अलावा उसके दिल में एक और लड़की थी जो लाल कपड़े पहने हुए थी। वह सौम्य और शर्मीली थी। लिन फैंग थोड़ा असमंजस में था क्योंकि वह सच्चे प्यार में विश्वास करता था,
ठीक है, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। लिन फैंग, मैंने तुम्हें आधिकारिक तौर पर उपाधि प्रदान कर दी है। अब तुम आधिकारिक तौर पर इस पर दावा कर सकते हो। तुम यांगझोउ शहर जाकर अपनी जागीर भी ले सकते हो। जब दुआन वुया ने देखा कि लिन फैंग चुप है तो उसने भी जोर नहीं दिया, बल्कि उसने विषय बदल दिया। साल के अंत में जल्द ही नव वर्ष की वार्षिक छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, मैं उसी समय वापस लौट जाऊंगा, लिन फैंग ने उत्तर दिया। उसे और उसके पिता को लिनकुल से निष्कासित कर दिया गया था, इसलिए लौटने से पहले एक पूरा साल बीतने का इंतजार करना बेहतर था। हो सकता है कि वह लिन कबीले की वार्षिक बैठक में भी शामिल हो सके। ठीक है, कुछ दिनों में मैं लोगों को सेलेस्टियल एकेडमी भेजूंगा ताकि वे आकर आपको आधिकारिक तौर पर आपकी उपाधि प्रदान कर सके, दुआन वुया ने कहा। ठीक है, लिन फैंग ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। महामहिम, मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। मुझे किसी को ढूंढने में आपकी मदद की जरूरत है। मुझे बताओ कौन है, दुआन वुया ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरे पिता, लिन हाई, लिन फैंग ने धीरे से कहा। लिन हाई ने बताया था कि वह शाही शहर जा रहे हैं, लेकिन लिन फैंग के साथ इतनी सारी घटनाएं घट चुकी थी कि उन्हें अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लिन फैंग को कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने उम्मीद जताई कि दुआन वुया उनकी मदद कर सकेंगे क्योंकि शहर बहुत बड़ा था। तुम्हारे पिता, लिन हाई, दुआन वुया ने सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा और फिर तुरंत सिर हिलाकर बोली, ठीक है लिन फैंग, इसे मुझ पर छोड़ दो। महामहिम, धन्यवाद, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए और हाथ जोड़कर दुआन वुया को प्रणाम करते हुए कहा। यदि महाराज आपको कुछ और कहना न हो तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो, दुआन वुया ने सिर हिलाते हुए कहा और लिन फैंग को जाने से नहीं रोका। लिन फैंग अचानक प्रेम पीड़ित वन से निकल गया। वन के बाहर एक पवित्र और निर्मल आकृति उसका इंतजार कर रही थी। जब लिन फैंग बाहर आया तो वे दोनों साथ चले गए।